नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक कहानी है, द टैलेंट थीफ। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, तो अपनी कल्पना को आज़ाद छोड़िए और कहानी में डूब जाइए। अध्याय 181, शीर्ष स्तरीय अमृतत्व प्रतिभा। मोरुआ जनजाति के इस विचित्र आयाम में एक बाहरी परीक्षार्थी का घुसपैठ करना अब कोई रहस्य नहीं रह गया था। प्राचीन देवता द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, यदि कोई मोरुआ योद्धा किसी बाहरी परीक्षार्थी का वध करता तो उसे दिव्य पुरस्कार प्राप्त होता। लेकिन मोआन के कानों में अब तक किसी पुरस्कार की घोषणा नहीं गूंजी थी। इसका एक ही अर्थ था, वह मानव अभी मरा नहीं था। क्या वह केवल एक प्रतिरूप क्लोन था? मोआन ने संदेह से सोचा। ब्रह्मांड में अनगिनत प्रतिभाएं थीं, ये संभव था कि जिस शरीर को उसने अभी अभी नष्ट किया था वह केवल एक मोहरा था। यदि ऐसा था तो यह मोआन के लिए अपमानजनक था। मोरुआ कबीले ने 2 सम्राट स्तर के योद्धा खो दिए थे और दुश्मन अब भी जीवित था। यदि वह उस परीक्षार्थी को नहीं मार पाया तो पूरे कबीले की नाक कट जाएगी। मोआंग ने तुरंत अन्य देवताओं से संपर्क किया। कुछ ही समय में पूरे आयाम में एक कठोर आदेश जारी कर दिया गया। सभी सम्राट स्तर के योद्धा तुरंत अपने केंद्रों पर लौटें और अपनी पहचान की जांच कराएं। मोरुआ देवताओं को लगा कि आर्यन अपनी छलावरण प्रतिभा डिस्गाइज टैलेंट का उपयोग करके किसी सम्राट का वध कर उसका स्थान ले लेगा। लेकिन वे आर्यन की चतुराई से अनजान थे। उसके पास गुप्त मुद्रिका, ब्रेथ कंसीलमेंट रिंग थी, जिसकी मदद से वह न केवल सम्राट बल्कि एक साधारण सैनिक, राजा या महाप्रभु के रूप में भी खुद को छिपा सकता था। छिपने का नया ठिकाना। इधर आयाम के एक सुदूर हिस्से में आर्यन जमीन के नीचे से बाहर निकला। उसने अपने शरीर की जांच की और राहत की सांस ली। मेरी पहचान उजागर हो चुकी है। वे जानते हैं कि मैं एक असली मोरुआ नहीं हूँ। यदि वे मुझे ढूंढने में कामयाब रहे तो इस बार जान बचाना मुश्किल होगा, आर्यन ने गंभीरता से सोचा। उसने कोई जोखिम नहीं लिया। इस बार उसने खुद को एक राजा स्तर किंग लेवल के मोरुआ नागरिक के रूप में बदला और एक छोटे से अनजान शहर की ओर उड़ चला। वहां उसने एक लावारिस घर ढूंढ निकाला और चुपचाप रहने लगा। अब उसे यहाँ केवल 4 दिन और गुजारने थे। उसके बाद वह इस कैद से मुक्त हो जाएगा। सबसे पहले मुझे उन 2 उच्च स्तरीय अमृतत्व प्रतिभाओं को खुद में समाहित करना चाहिए जो मैंने अभी अभी कॉपी की हैं, आर्यन ने निश्चय किया। आधा घंटा बीतते बीतते विलय की प्रक्रिया पूरी हो गई। अचानक आर्यन के शरीर में एक शीतल ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसकी प्रतिभा ने एक नया रूप लिया। अमृतत्व प्रतिभा, शीर्ष स्तरीय टॉप टियर अनडाइंग टैलेंट। शीर्ष स्तरीय अमृतत्व। अब आर्यन की जान बचाने की क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। अब यदि उसका सामना किसी 4 सितारा महाप्रतिभा से भी होता तो उसे जीवित बच निकलने का पूरा भरोसा था। इस बार प्राचीन अवशेष की यात्रा उसके लिए अकल्पनीय रूप से सफल रही थी। अनामदेह साधना गुप्त कला। शीर्ष स्तरीय अमृतत्व प्रतिभा, भोर सूर्य स्तर की नख कला। आर्यन ने एक पल के लिए सोचा कि क्या उसे किसी और आयाम में जाकर अधिक खजाने ढूंढने चाहिए, लेकिन तुरंत ही उसने इस लालच को दबा दिया। लालच ही विनाश की जड़ है, उसने खुद को समझाया। मेरी वर्तमान शक्ति अभी 3 या 4 सितारा महाप्रतिभाओं के सामने कम है। यदि मैं और आगे बढ़ा और किसी शक्तिशाली देवता के चक्रव्यूह में फंस गया तो वापस लौटना नामुमकिन होगा। मुझे जो चाहिए था वह मिल चुका है। अगले 4 दिनों तक उसने साधना भी नहीं की। वह बस एक साधारण नागरिक की तरह शहर की गलियों में टहलता रहा। इस बीच देवताओं की दिव्य चेतना कई बार उसके ऊपर से गुजरी, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। निकास और नया खतरा। 4 दिन बीतते ही अंतरिक्ष की ऊर्जा में हलचल हुई और आर्यन को आयाम से बाहर भेज दिया गया। वह फिर से प्राचीन देव अवशेष की उन पत्थर की सीढ़ियों पर खड़ा था। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। चलो। आर्यन ने अपना मानवीय रूप वापस धारण किया, लेकिन अपनी शक्ति को एक साधारण सम्राट के रूप में छिपा लिया। वह सीधा बाहर नहीं गया, बल्कि सत्य देव अवशेष ट्रू गॉड रेलिक के क्षेत्र में घूमने लगा। उसे पता था कि भले ही उसे मुख्य कला मिल गई है, लेकिन साधना के लिए अब भी भारी मात्रा में अमृत ऊर्जा के संसाधनों की आवश्यकता थी। इसी बीच अवशेष के निकास द्वार पर हलचल तेज हो गई थी। नक्षत्र रजक सिल्वर यूनिवर्सिटा का एक महाप्रतिभा विशाल बुरी तरह घायल अवस्था में अवशेष से बाहर निकला। धिक्कार है, कुछ नहीं मिला और अपनी जान बचाने के लिए कीमती संसाधन भी गंवा दिए। विशाल गुस्से में बुदबुदा रहा था। जैसे ही वह अवशेष से बाहर निकलकर अंतरिक्ष की ओर बढ़ा, एक आकृति ने उसका रास्ता रोक लिया। उस व्यक्ति ने नीले रंग का लंबा चोगा पहना था और उसकी आंखें भी नीली थीं। विशाल का चेहरा पीला पड़ गया। रणविजय, अद्वितीय महाप्रतिभा, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? रणविजय, ये नाम पूरे नक्षत्र जगत में गूंजता था। वह सम्राट स्तर पर लगभग अजेय माना जाता था। मुझे खबर मिली है कि किसी महाप्रतिभा ने देह साधना गुप्त कला प्राप्त की है। मुझे संदेह है कि वह तुम हो, रणविजय ने ठंडे स्वर में कहा। क्या किसी को देह साधना कला मिल गई? विशाल की आंखों में जलन और हैरानी का भाव था। रणविजय, वह मैं नहीं हूँ।
क्या तुम्हें लगता है कि मेरी इतनी शक्ति है कि मैं उस कला को हासिल कर सकूं? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। रणविजय ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा। सम्मोहन, हिप्नोसिस। रणविजय की सम्मोहन शक्ति विशाल की ओर बढ़ी। विशाल ने चिल्लाकर विरोध किया, तुम मुझ पर सम्मोहन का प्रयोग करोगे? क्या तुम भूल गए कि मैं दीर्घायु परिषद लॉन्जेविटी पवेलियन का सदस्य हूं? चुपचाप सम्मोहित हो जाओ, वरना आज तुम्हारी लाश ही यहां से जाएगी। रणविजय की हत्या की इच्छा, किलिंग इंटेंट, ने पूरे क्षेत्र को बर्फ की तरह ठंडा कर दिया। विशाल के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी आत्मिक सुरक्षा हटा दी और रणविजय को जांच करने दी। कुछ देर बाद रणविजय ने माथे पर बल डालते हुए उसे छोड़ दिया। यह विशाल नहीं है, निकलो यहां से। विशाल अपमान का घूंट पीकर वहां से भाग निकला। शिकारी का इंतजार। दिन बीतते गए, लगभग 20 दिन और गुजर गए। रणविजय अवशेष के द्वार पर एक शिला पर बैठा ध्यान लगा रहा था। उसे ऋषिली ने भेजा था और उसे तब तक यहाँ रुकना था जब तक वह चोर पकड़ा न जाए। उधर सत्यदेव अवशेष की गहराई में आर्यन ने पर्याप्त संसाधनों की पोटली बांध ली थी। अब वह बाहर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार था। वह नहीं जानता था कि बाहर रणविजय जैसा खूंखार शिकारी उसकी ताक में बैठा है। आर्यन ने अपनी मुट्ठी कसी। गुरु पत्नी किरण और बहन आन्या मेरा इंतजार कर रही होंगी। अब घर लौटने का समय है। जैसे ही आर्यन ने अवशेष की सीमा लांघी, उसकी छठी इंद्रिय ने उसे खतरे का संकेत दिया। दूर अंतरिक्ष में खड़ा रणविजय अपनी नीली आंखों से हराने जाने वाले पर नजर गड़ाए हुए था। आर्यन की वर्तमान स्थिति का सारांश। शक्ति प्रतिभा विवरण। वर्तमान स्थिति अवशेष से निकास के द्वार पर। मुख्य प्रतिद्वंद्वी रणविजय, अद्वितीय महाप्रतिभा। नया शस्त्र शीर्ष स्तरीय अमृतत्व, टॉप टियर अनडाइंग। उद्देश्य गुप्त कला को सुरक्षित घर ले जाना। एक अद्वितीय सम्राट मेरा रास्ता रोक रहा है। आर्यन ने दूर से रणविजय की ऊर्जा को महसूस किया। लगता है कि मेरी नई शक्तियों का परीक्षण करने का समय आ गया है। उसने अपनी तलवार नक्षत्र प्रहार को ढीला किया और शांति से आगे बढ़ने लगा। उसे पता था कि भागने से शक और गहरा जाएगा। अब केवल साहस और बुद्धि ही उसे इस संकट से उबार सकती थी। अध्याय 182, तीव्र प्रगति, 4 सितारा महाप्रतिभा। पिछले 20-25 दिनों में आर्यन ने सत्यदेव अवशेष, ट्रू गॉड रेलिक के भीतर कई अज्ञात स्थानों की खाक छानी। हालांकि उसे कई बार भयानक खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी शीर्ष स्तरीय अमृतत्व प्रतिभा, टॉप टियर अनडाइंग टैलेंट और अंतरिक्ष की परतों में छिपने की क्षमता के कारण वह हर बार मौत के मुंह से बच निकलने में सफल रहा। जहां तक लाभ की बात थी, आर्यन ने वास्तव में एक भरपूर फसल काटी थी। उसने भारी मात्रा में साधना संसाधन और दुर्लभ औषधियां एकत्रित कर ली थीं। कम से कम निकट भविष्य के लिए उसे संसाधनों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। सच तो ये था कि सत्यदेव अवशेष में सम्राट स्तर के योद्धाओं की बाढ़ आ गई थी और अधिकांश सुलभ क्षेत्रों को पहले ही खंगाला जा चुका था। आर्यन ने इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए लगभग विशेष रूप से उन अत्यंत खतरनाक स्थानों की खोज की थी जहां जाने की हिम्मत बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं कर पा रहे थे। वर्तमान में इस अवशेष में अब बहुत अधिक संसाधन शेष नहीं थे। यहाँ तक कि यदि उसकी आत्मा स्थानांतरण सोल ट्रांसफर शक्ति जारी रहती तो भी वह यहाँ और अधिक समय नहीं रुकता। यहाँ रुकना अब समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं था। वापसी का मार्ग, स्वयं की देह में प्रवेश। सत्यदेव अवशेष के भीतर एक छोटे से एकांत मंडप में आर्यन ने अपनी आत्मा स्थानांतरण शक्ति को निष्क्रिय कर दिया। तुरंत ही उसकी आत्मा ने उस मोहरा शरीर को त्याग दिया और उसकी चेतना प्रकाश की गति से उसकी मुख्य देह की ओर लौट गई। वह मोहरा शरीर, जो अब तक सक्रिय था, एक बेजान लाश में बदलकर नीचे गिर पड़ा। यदि भविष्य में कोई वहां आता भी तो वह यही समझता कि कोई अभागा सम्राट स्तर का योद्धा यहाँ किसी खतरे का शिकार होकर मारा गया है। किसी को भी आर्यन पर संदेह नहीं होता। तुंजियांग नक्षत्र मंडल स्टार सिस्टम के एक निर्जन ग्रह पर एक अस्थायी भूमिगत गुफा के भीतर आर्यन की मुख्य देह जाग उठी। उसने अपने शरीर को हिलाया डुलाया, जो 1 महीने से स्थिर था। उसकी हड्डियों से चटकने की आवाजें आने लगीं। अपना स्वयं का शरीर ही सबसे श्रेष्ठ है। आर्यन ने अपनी आत्मा और मुख्य देह के बीच तालमेल बिठाने के लिए कुछ देर अभ्यास किया। उसने दोबारा अवशेष में प्रवेश न करने का निर्णय लिया। इसके बजाय उसने उस नक्षत्र मंडल को छोड़ दिया और खुद को इस खतरे के भंवर से दूर ले गया। वैसे भी उसे वह अनामदेह साधना गुप्त कला मिल चुकी थी जिसकी उसे सबसे अधिक प्रतीक्षा थी, इसलिए वह दोबारा खुद को संकट में नहीं डालना चाहता था। कई बार टेलीपोर्टेशन का उपयोग करते हुए आर्यन अंततः सुरक्षित रूप से नक्षत्र रजक सिल्वर यूनिवर्स स्टार वापस लौट आया। नक्षत्र रजक में खलबली। लौटने के बाद आर्यन ने सबसे पहले महाप्रतिभा मंडप जीनियस पवेलियन की आभासी दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड में प्रवेश किया और चर्चा मंचों पर कुछ चौंकाने वाली खबरें देखीं। उसने कुछ पोस्ट पढ़े और दंग रह गया। किसी को पता चल गया है कि किसी महाप्रतिभा ने देह साधना गुप्त कला प्राप्त की है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वह मैं हूं।
वे केवल इतना जानते हैं कि किसी अज्ञात आकाशीय गौरव हेवनली प्राइड ने उसे हासिल किया है, आर्यन ने सोचा। उसे और भी अधिक झटका तब लगा जब उसने पढ़ा कि विशाल और कई अन्य योद्धाओं को रणविजय द्वारा जबरन सम्मोहित किया गया और उनसे पूछताछ की गई। वास्तव में प्राचीन देव अवशेष से बाहर आने वाले लगभग सभी योद्धाओं को रणविजय ने पकड़ा था। जिन्होंने सम्मोहन का विरोध किया उन्हें सीधे मार दिया गया। कुछ घमंडी योद्धाओं ने रणविजय के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपनी जान गंवा दी। इस घटना के कारण एक अन्य अद्वितीय महाप्रतिभा पीएलएस जीनियस ने रणविजय को चुनौती दी और उनके बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। अंततः दोनों घायल होकर वहां से हट गए। संक्षेप में किसी को भी यह भनक नहीं लगी कि असली विजेता आर्यन था। सौभाग्य से मेरे पास छलावरण और आत्मा स्थानांतरण की प्रतिभा थी, वरना मैं अब तक पकड़ा गया होता। आर्यन ने राहत की सांस ली। अब आर्यन को बाहरी दुनिया की उथल पुथल से कोई सरोकार नहीं था। उसके पास पर्याप्त संसाधन थे, सर्वश्रेष्ठ देह साधना कला थी और उसकी साधना प्रतिभा भी विराट स्तर हॉर्न लेवल तक पहुंच चुकी थी। अब उसका एकमात्र लक्ष्य था साधना करना और जल्दी से 16वीं शारीरिक सीमा को तोड़ना। अनाम कला का चमत्कार। वापसी के दूसरे दिन ही आर्यन ने अनाम देह साधना गुप्त कला का अभ्यास शुरू कर दिया। उसने आसानी से अपने भीतर उस गुप्त कला प्रभामंडल सीक्रेट टेक्निक हेलो को संघनित कर लिया। आर्यन केवल साधना में ही नहीं डूबा रहा। समय समय पर वह विभिन्न बड़े शहरों में जाकर नए गूढ़ अर्थ प्रोफाउंड ट्रूथ स्तर की तत्व प्रतिभाओं की तलाश करता रहा। ऐसी प्रतिभाएं मिलना अब उसके लिए कठिन नहीं था। उसने अपनी मौजूदा शक्तियों के अलावा गूढ़ अर्थ स्तर की विद्युत भाला लाइटनिंग स्पीयर और गूढ़ अर्थ स्तर की हिम आइस प्रतिभाओं को भी कॉपी किया। ब्रह्मांड के 10 मुख्य तत्व धातु, काष्ठ, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, विद्युत, हिम, प्रकाश और अंधकार अब आर्यन के नियंत्रण में थे। उसने इन 10 तत्वों के गूढ़ अर्थों को अपने अनाम प्रभामंडल में समाहित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप उसकी साधना की गति 20 गुना 20x बढ़ गई। ऐसी देह साधना कला पूरे नक्षत्र मंडल में दुर्लभ थी। विराट स्तर की साधना प्रतिभा, 10 गुना समय विस्तार टाइम एम्प्लीफिकेशन और 20 गुना साधना गति, इन सब के संगम ने आर्यन की प्रगति को एक दैवीय स्तर पर पहुंचा दिया। 4 सितारा महाप्रतिभा का उदय। आर्यन की प्रगति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। मात्र 15 दिनों के भीतर आर्यन ने सफलतापूर्वक अपनी 16वीं शारीरिक सीमा को तोड़ दिया। उसकी शारीरिक शक्ति में एक और विशाल उछाल आया। हालांकि वह अपनी शक्ति जांचने के लिए महाप्रतिभा मीनार जीनियस टावर नहीं गया, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि वह अब 3 सितारा महाप्रतिभा के स्तर पर पहुंच चुका है और 4 सितारा स्तर से बस एक कदम दूर है। इतनी शक्ति के साथ वह नक्षत्र रजक के शीर्ष योद्धाओं में गिना जाने लगा था। अब मेघनाद जैसे 3 सितारा योद्धा भी उसके सामने टिक नहीं सकते थे। आर्यन ने सोचा, यदि मैं इस समय पृथ्वी पर वापस जाऊं तो महिमामंडल ग्लोरी पवेलियन के अर्धदेवता डेमीगॉड्स भी मेरे सामने चींटियों के समान होंगे। मैं सौर मंडल का आधिकारिक स्वामी हूं। यदि वे अब भी वहां कब्जा जमाए हुए हैं तो मैं सीधे सूर्य चक्र साम्राज्य सन व्हील एम्पायर या नक्षत्र रजक से उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग कर सकता हूं। लेकिन आर्यन जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि यदि उन शक्तियों को पता चला कि वे उससे जीत नहीं सकते तो वे आदि लोक रेल्म का रहस्य उजागर कर सकते हैं। यदि ब्रह्मांड की बड़ी शक्तियों को आदि लोक के बारे में पता चला तो वे पृथ्वी पर टूट पड़ेंगी और आर्यन जैसा एक छोटा योद्धा उनका सामना नहीं कर पाएगा। अगले कुछ महीनों में मैं और भी कठोर साधना करूंगा। यदि मैं पृथ्वी लौटने से पहले 17वीं सीमा तोड़ पाया तो वह पूर्णता होगी। तलवार की धार और नई ऊंचाइयां। 3 महीने और बीत गए। इस दौरान आर्यन ने अपनी तलवारबाजी पर भी ध्यान दिया। अंततः उसने अपनी खड्ग साधना डाउ ऑफ द ब्लेड को 45% के स्तर तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 45% खड्ग साधना का अर्थ था कि आर्यन अब अपनी देव स्तर की तकनीक प्रेत तलवार गोस्ट ब्लेड को महारत ग्रेट अकम्प्लिशमेंट स्तर तक और अपनी मुख्य तकनीक नक्षत्र प्रहार स्टारी स्काई एक्सटिंक्शन को पूर्णतः परफेक्शन स्तर तक पहुंचा सकता था। अगले आधे महीने में उसने दिन रात एक कर दिया। अपनी शीर्ष स्तरीय समझ और भोर सूर्य स्तर की तलवारबाजी प्रतिभा के साथ उसने इन दोनों तकनीकों को सिद्ध कर लिया। जैसा कि अपेक्षित था, आर्यन की युद्ध क्षमता में फिर से एक विशाल परिवर्तन आया। वह अब आधिकारिक रूप से एक 4 सितारा महाप्रतिभा 4 स्टार जीनियस बन चुका था। प्राचीन देव अवशेष से लौटने के मात्र कुछ महीनों के भीतर आर्यन 2 सितारा से 4 सितारा स्तर तक पहुंच गया था। ये प्रगति नक्षत्र रजक के किसी भी अन्य योद्धा की कल्पना से परे थी। लेकिन आर्यन के मन में कोई अहंकार नहीं था। वह जानता था कि एक अद्वितीय महाप्रतिभा पीएलएस जीनियस के सामने वह भी कमजोर है। अद्वितीय महाप्रतिभा, आर्यन ने मुस्कुराते हुए धीमे स्वर में कहा, बहुत जल्द मैं उस स्तर को भी पार कर जाऊंगा। वर्तमान शक्ति चार्ट एरियंस करंट स्टेटस। विशेषता स्तर महाप्रतिभा स्तर 4 सितारा 4 स्टार। शारीरिक सीमा 16वीं सीमा पार।
देह साधना गति 20 गुना अनाम प्रभामंडल के कारण। मुख्य तलवार तकनीक नक्षत्र प्रहार पूर्णता स्तर। साधना प्रतिभा विराट स्तर। अध्याय 183 एक नए ग्रह के जन्म का अवसर। अब जबकि आर्यन की युद्ध क्षमता एक 4 सितारा महाप्रतिभा के स्तर तक बढ़ चुकी थी, वह जानता था कि निकट भविष्य में इस स्तर से आगे बढ़ना अत्यंत कठिन होगा। इसलिए उसने अपनी ऊर्जा को एक नई दिशा में लगाने का निर्णय लिया, अपनी हथेली की तकनीक पाम टेक्निक को सिद्ध करना। आर्यन ने पहले ही विशाल की चंद्र प्रभा रेडियंट मून स्तर की हथेली प्रतिभा को कॉपी कर लिया था। इसके अलावा उसे मीरा सूत्र के पन्नों से सुमेरु हथेली पाम का प्राचीन उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था। यह एक पूर्ण कला थी जो ताम्र स्तर से लेकर परम देव सुपर गॉड स्तर तक जाती थी। आर्यन को हमेशा से आभास था कि मीरा सूत्र में कुछ गहरे रहस्य छिपे हैं। उसे इसके 2 पन्ने मिल चुके थे जो ये दर्शाते थे कि इस अद्भुत वस्तु के साथ उसका भाग्य जुड़ा हुआ है। उसने सोचा, अगर मैं सुमेरु हथेली में महारत हासिल कर लूं तो मेरी बहुमुखी प्रतिभा और भी निखर जाएगी। ताम्र, रजत और देव स्तर की सुमेरु हथेली सीखना आर्यन के लिए बहुत सरल था। अपनी शीर्ष स्तरीय समझ और चंद्रप्रभा प्रतिभा के साथ उसने मात्र आधे महीने में पौराणिक लेजेंडरी स्तर की सुमेरु हथेली के प्रारंभिक चरण तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली। हालांकि जैसे जैसे वह हथेली के मार्ग पाम दाव की गहराई में उतरता गया, उसकी प्रगति थोड़ी धीमी होने लगी। ब्रह्मांड का उपहार, एक नए जीवन का उदय। इसी बीच एक दिन आर्यन ने महाप्रतिभा मंडप जीनियस पवेलियन की आभासी दुनिया में प्रवेश किया। वहां हर तरफ एक ही चर्चा गर्म थी, एक नए ग्रह के जन्म का अवसर। आर्यन तुरंत अंकों के पॉइंट्स मॉल में गया और पहले ही पन्ने पर इस बड़े अवसर को देखा। एक ग्रह के जन्म का अवसर क्रय करने के लिए योग्यता 500 अंक। 500 अंक। आर्यन सन रह गया। उसने तुलना की दिव्य खड्ग गुप्त क्षेत्र जैसे बेहतरीन अवसर के लिए केवल 30 अंकों की आवश्यकता होती थी, लेकिन यहाँ सीधे 500 अंक मांगे जा रहे थे। ये भारी भरकम राशि किसी भी योद्धा की कमर तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। आखिर इस अवसर में ऐसा क्या खास था? जल्द ही आर्यन को इसकी वास्तविकता समझ आई। हमारा ब्रह्मांड निरंतर विस्तार कर रहा है, जिससे नई आकाशगंगाएं, नक्षत्र मंडल और ग्रह जन्म लेते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। हमारी नक्षत्र रजक सिल्वर यूनिवर्स स्टार आकाशगंगा के किनारे पर एक नया नक्षत्र मंडल जन्म ले रहा था। वहां एक जीवन ग्रह लाइफ प्लैनेट का जन्म होने वाला था। एक जीवन ग्रह का जन्म ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपहार माना जाता है। इसके जन्म के समय ब्रह्मांड के मूल नियम ओरिजिनल रूल्स साक्षात धरातल पर उतरते हैं। यदि कोई योद्धा उस समय उस ग्रह के भीतर साधना करता है तो वह विभिन्न महामार्गों ग्रेट डाउज को अत्यंत सुगमता से समझ सकता है। गूढ़ अर्थ, प्रोफाउंड ट्रूथ, खड्ग मार्ग, तलवार मार्ग या नख कला, इन सबको वहां बिजली की गति से उन्नत किया जा सकता था। यहाँ तक कि वे सम्राट जो अपने तत्वों को देव स्तर की प्रतिभा में बदलने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहां ये कार्य आसानी से कर सकते थे। लेकिन एक समस्या थी, नया ग्रह ब्रह्मांड के संरक्षण में होता है और वह अपने भीतर बहुत अधिक जीवन को सहन नहीं कर सकता। वहां प्रवेश दिलाने के लिए सत्य देव ट्रू गॉड स्तर से ऊपर के योद्धाओं को ब्रह्मांड के प्रतिकार बैकलैश को अपने शरीर पर झेलना पड़ता है। इसीलिए महाप्रतिभा मंडप भी केवल सीमित संख्या में ही योद्धाओं को वहां भेज सकता था। हर एक स्थान स्पॉट की कीमत करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक कीमती थी। अंकों की चुनौती और विजय। मुझे 500 अंकों की जरूरत है। अभी मेरे पास केवल 360 अंक हैं, यानी 140 अंक कम। आर्यन ने गणना की। 140 अंक जुटाना असंभव नहीं था। आर्यन ने अभी तक युद्ध देवता मीनार जीनियस टावर की दूसरी मंजिल को चुनौती नहीं दी थी। यदि वह दूसरी मंजिल पार कर लेता तो उसे 200 अंकों का पुरस्कार मिलता। उसकी वर्तमान 4 सितारा शक्ति के साथ वह तीसरी मंजिल भी पार कर सकता था। आर्यन ने बिना समय गंवाए चुनौती शुरू की। आर्यन दूसरी मंजिल पर पहुंचा और अपनी अजेय शक्ति से प्रतिद्वंद्वी को पल भर में धूल चटा दी। उसे न केवल 3 सितारा महाप्रतिभा का आधिकारिक दर्जा मिला, बल्कि 200 अंक भी प्राप्त हुए। इस जीत के साथ आकाशीय गौरव सूची लीडरबोर्ड पर आर्यन की रैंकिंग 182वीं से उछलकर सीधे 98वीं पर आ गई। पूरी आकाशगंगा में ये खबर आग की तरह फैल गई। देखो, आर्यन का छद्म नाम अब टॉप 100 में पहुंच गया है। उसने अभी अभी दूसरी मंजिल पार की है और उसे 200 अंक मिले होंगे। क्या वह ग्रह जन्म का अवसर खरीदेगा? निश्चित रूप से। याद करो, उसने स्वर्ण श्रृंग सम्राट गोल्ड हॉर्न सिल्वर एम्परर को पकड़ने का मिशन किया था, जिससे उसे 300 अंक मिले थे। उसके पास अब 500 से अधिक अंक हैं। आर्यन ने बिना किसी देरी के 500 अंक खर्च किए और उस अवसर को सुरक्षित कर लिया। अब उसके पास केवल 60 अंक बचे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। भीड़ की खाल में शिकारी और उधार की मांग। जैसे ही आर्यन ने खरीदारी पूरी की, उसके संचार यंत्र पर संदेशों की बाढ़ आ गई। आर्यन भाई, मुझे बस 80 अंकों की कमी है।
तुम्हारे पास तो बहुत अंक होंगे, उधार दे दो, मैं बाद में 100 वापस कर दूंगा। वनफा, मुझे 150 अंक चाहिए। अगर तुम दोगे तो आज से हम भाई हैं। भविष्य में तुम्हें कोई भी परेशान करेगा तो मैं मेघनाद तुम्हारी रक्षा करूंगा। बस 70 अंक दे दो भाई, मेरा भविष्य सुधर जाएगा। आर्यन ने संदेश पढ़कर माथा पकड़ लिया। ये लोग तो मुझे दुधारू गाय समझ रहे हैं। अंक कितने कीमती होते हैं यह आर्यन से बेहतर कौन जानता था। यदि वह आज 60 अंक उधार दे देता और कल कोई बड़ा अवसर आता जहां उसे उन्हीं 60 अंकों की कमी खलती तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। इसके अलावा उधार वापस मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। आर्यन ने विनम्रता लेकिन चतुराई से सबको एक ही जवाब भेजा। मेरे पास 500 अंक नहीं थे भाई। मेरे पास जो भी जमा था वह मैंने पहले ही नई तलवार तकनीकों और खजानों में खर्च कर दिया। सच कहूं तो मैं खुद कुछ अंकों की कमी के कारण इस अवसर को नहीं खरीद पाया। अगर तुम्हारे पास भविष्य में कुछ फालतू अंक हों तो क्या तुम मुझे उधार दोगे। ये सुनकर कई योद्धाओं के चेहरे उतर गए। मेघनाद के महल में वह आर्यन का संदेश पढ़कर आग बबूला हो गया। धिक्कार है इस वनफा पर। इसने इतने अंक कमाए और अब झूठ बोल रहा है कि इसके पास पैसे नहीं हैं। मैंने सिर्फ थोड़े से अंक मांगे थे और इसने मना कर दिया। मेघनाद जैसे स्वार्थी लोग यह नहीं सोच रहे थे कि यदि उनके पास अतिरिक्त अंक होते तो क्या वे किसी को उधार देते। कभी नहीं। एक गुप्त प्रस्ताव। ग्रह के जन्म में अभी 2 महीने शेष थे। सभी योद्धाओं को 1 महीने बाद प्रस्थान करना था। इसी बीच एक अप्रत्याशित अतिथि आर्यन के निवास पर पहुंचा। ये बैंगनी चक्र पर्पल वीर नाम का एक देवता था जो आर्यन का परिचित था। बैंगनी चक्र महाराज, आप यहाँ, क्या कोई विशेष बात है? आर्यन ने शिष्टाचार के साथ पूछा। बैंगनी चक्र थोड़े असहज दिखे। आर्यन, मैं ये पूछने आया था कि तुम्हारे पास अभी कितने अंक शेष हैं। क्या तुम कुछ अंकों का सौदा करने के इच्छुक हो? आर्यन के तेवर बदल गए। महाराज, क्या आप भी उन लोगों के पक्षकार बनकर आए हैं जो मुझसे उधार मांग रहे हैं? बैंगनी चक्र ने तुरंत सफाई दी। नहीं नहीं, यह उधार नहीं, एक व्यापार ट्रांजैक्शन है। दरअसल एक बहुत ही शक्तिशाली हस्ती ग्रेट एक्सपर्ट ने हमारे शहर प्रतापनगर जायंट सिटी के प्रशासन से संपर्क किया है। मेरे पिता उनके प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सके, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा। लेकिन यकीन मानो, वह हस्ती बहुत रसूख वाली है। यदि तुम उन्हें अंक देते हो तो बदले में तुम अपनी पसंद की कोई भी दुर्लभ वस्तु मांग सकते हो। आर्यन सोच में पड़ गया। यदि सामने वाला उसे वह चीज़ दे सके जिसकी उसे सख्त ज़रूरत है तो वह अपने बचे हुए 60 अंकों का सौदा करने पर विचार कर सकता था। वह हस्ती कौन है और वे बदले में क्या दे सकते हैं? आर्यन ने धीमी आवाज़ में पूछा। बैंगनी चक्र ने इधर उधर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, वे नक्षत्र रजक के सबसे पुराने रक्षकों में से एक हैं। उनके पास वह संसाधन है जो तुम्हारी 17वीं शारीरिक सीमा को तोड़ने में मदद कर सकता है, आदि अमृत जल। आर्यन की आंखों में एक चमक कौंधी। 17वीं सीमा, वह लक्ष्य जिसके लिए वह सालों मेहनत करने को तैयार था, अब उसके करीब आ सकता था। आर्यन की वर्तमान स्थिति का सारांश। मद विवरण। वर्तमान पद 98वीं रैंक महाप्रतिभा सूची। शेष अंक 60। मुख्य लक्ष्य नए ग्रह पर साधना और 17वीं सीमा तोड़ना। नई तकनीक सुमेरु हथेली प्रारंभिक चरण। अध्याय 184 दिव्य अंतरिक्ष स्वर्ण का सौदा। सौदा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सच कहूं तो मेरे पास बहुत अधिक अंक शेष नहीं हैं। मेरे पास केवल 60 अंक बचे हैं। आर्यन ने स्पष्टता से कहा। उसने बैंगनी चक्र पर्पल वीर देवता से कुछ भी नहीं छिपाया, क्योंकि वह जानता था कि एक ईमानदार व्यापार के लिए सही जानकारी देना आवश्यक है। इसके अलावा वह स्वयं भी इस सौदे के लिए उत्सुक था। 60 अंक पर्याप्त हैं। बैंगनी चक्र ने धीरे से सिर हिलाया और फिर कहा, आर्यन, यदि तुम व्यापार करना चाहते हो तो ये बताओ कि तुम्हें बदले में क्या चाहिए। मैं उस शक्ति पावर से बात करूंगा और देखूंगा कि वे सहमत हैं या नहीं। मेरे अनुभव से यदि तुम्हारी मांग थोड़ी अधिक भी हुई तो भी वे मना नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अंकों की सख्त ज़रूरत है। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। आर्यन गहरी सोच में डूब गया। उसे साधारण खजानों की कोई चाह नहीं थी। इस बार वह कुछ ऐसा हासिल करना चाहता था जो वास्तव में दुर्लभ हो और उसकी शक्ति को एक नए स्तर पर ले जाए। उसे हथियारों की आवश्यकता नहीं थी, उसके पास पहले से ही बेहतरीन तलवारें थीं। उसे साधना संसाधनों की भी कमी नहीं थी, क्योंकि उसने सत्य देव अवशेष से पर्याप्त लूट जमा कर ली थी। जहां तक देह साधना की बात थी, उसके पास पहले से ही अनाम गुप्त कला थी। आर्यन को चुप देखकर बैंगनी चक्र ने सुझाव दिया, आर्यन, यदि तुम निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो मेरा सुझाव है कि तुम दिव्य अंतरिक्ष स्वर्ण स्पेस डिवाइन गोल्ड के लिए बात करो। दिव्य अंतरिक्ष स्वर्ण। आर्यन ने ये नाम पहली बार सुना था। बैंगनी चक्र ने विस्तार से समझाया, यह एक अत्यंत विशिष्ट धातु है। यह न केवल अविश्वसनीय रूप से कठोर है, बल्कि इसमें स्वयं अंतरिक्ष की शक्ति समाहित होती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अंतरिक्ष प्रतिभा वाले योद्धाओं को अंतरिक्ष के गूढ़ अर्थों स्पेस प्रोफाउंड मीनिंग को समझने में मदद करती है। इससे अंतरिक्ष अस्त्र स्पेस आर्टिफैक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। भूर सूर्य स्तर के हथियारों से ऊपर दिव्य अस्त्र आर्टिफैक्ट्स होते हैं और अंतरिक्ष अस्त्र उनमें सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। तुम्हारे पास पहले से ही उच्च स्तर की अंतरिक्ष प्रतिभा है, ऐसे में ये धातु तुम्हारे लिए वरदान साबित होगी। महाराज, मुझे इसकी कीमत का अंदाजा नहीं है। 60 अंकों में मुझे कितना स्वर्ण मिलना चाहिए? आर्यन ने पूछा। बैंगनी चक्र ने मन ही मन गणना की और कहा, यह धातु अत्यंत दुर्लभ है। बड़े संप्रदाय अपने अभेद्य किलों या दिव्य महलों के निर्माण में इसका थोड़ा सा अंश मिलाते हैं ताकि उनके भीतर का स्थान स्पेस विशाल हो सके। चूंकि उन्हें अंकों की बहुत जल्दी है, तुम 60 अंकों के बदले 1 किलोग्राम वंजित दिव्य अंतरिक्ष स्वर्ण की मांग कर सकते हो। सिर्फ 1 किलो, क्या ये बहुत कम नहीं है? आर्यन ने माथे पर बल देते हुए कहा। ये कम नहीं है। बैंगनी चक्र ने हंसते हुए कहा, दिव्य अंतरिक्ष स्वर्ण बहुत भारी नहीं होता, लेकिन इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। 1 किलो स्वर्ण तुम्हारी हथेली के आधे आकार के बराबर होगा। हमारे प्रताप परिवार के पास भी इतना स्वर्ण नहीं है। केवल उस विशाल संगठन के पास ही इतना भंडार हो सकता है। ठीक है, तो मैं 60 अंकों के बदले 1 किलो दिव्य अंतरिक्ष स्वर्ण का प्रस्ताव रखता हूँ। आर्यन ने दृढ़ता से कहा। बेहतरीन, मैं अभी उनसे संपर्क करता हूँ। बैंगनी चक्र तुरंत वहां से प्रस्थान कर गया। सौदे की पुष्टि और विशाल से मुलाकात। बैंगनी चक्र के जाने के बाद आर्यन ने महाप्रतिभा मंडप जीनियस पवेलियन के आभासी नेटवर्क पर इस धातु के बारे में खोजबीन की। जैसा कि उसे बताया गया था, ये धातु खुले बाजार में कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। यहाँ तक कि अंकों के मॉल में भी इसे नहीं बेचा जाता था। सामान्य परिस्थितियों में 60 अंकों में इसका 100 ग्राम मिलना भी मुश्किल था। ये तो केवल ग्रह जन्म के अवसर का प्रभाव था कि अंकों की कीमत इतनी बढ़ गई थी। तीसरे दिन बैंगनी चक्र वापस आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आर्यन, वे सहमत हो गए हैं। सच में? आर्यन की आंखें चमक उठीं। सौदा कहाँ और किसके साथ होगा? सौदा वीरभूमि हेवनली वॉर कॉन्टिनेंट के महाप्रतिभा मंडप की शाखा में होगा। और जिससे तुम मिलने जा रहे हो वह कोई और नहीं बल्कि विशाल है। विशाल? आर्यन थोड़ा हैरान हुआ। उसने पहले विशाल की हथेली कला की नकल की थी और अब वह उसी के साथ व्यापार करने जा रहा था। आर्यन ने सुना था कि विशाल को प्राचीन अवशेष में काफी अपमान सहना पड़ा था, जहां रणविजय ने उसे सम्मोहित कर लिया था। हालांकि आर्यन का उद्देश्य केवल व्यापार था, उसे विशाल की निजी हार जीत से कोई लेना देना नहीं था। विशाल दीर्घायु परिषद लॉन्जेविटी पवेलियन से था, जो नक्षत्र रजक के शीर्ष संगठनों में से एक था। उनके पास दिव्य अंतरिक्ष स्वर्ण होना कोई बड़ी बात नहीं थी। आर्यन तुरंत वीरभूमि के लिए रवाना हो गया। व्यापार और स्वर्ण की प्राप्ति। वीरभूमि के मुख्य नगर में पहुंचते ही आर्यन का सामना विशाल से हुआ। विशाल, वनफा, दोनों ने एक दूसरे का औपचारिक अभिवादन किया। बिना समय नष्ट किए विशाल ने एक नक्काशीदार संदूक खोला। उसके भीतर एक अजीब सी चमक वाली धातु का टुकड़ा था जो देखने में ठोस था, लेकिन उसके चारों ओर का स्थान थोड़ा मुड़ा हुआ डिस्टॉर्टेड लग रहा था। ये दिव्य अंतरिक्ष स्वर्ण है, विशाल ने कहा। तुम मुझे 60 अंक स्थानांतरित करो और ये तुम्हारा हुआ। आर्यन ने अपनी खजाना खोज प्रतिभा ट्रेजर सीकिंग टैलेंट का उपयोग करके उसकी शुद्धता जांची। वह वास्तव में असली था। आर्यन ने तुरंत आभासी दुनिया के माध्यम से 60 अंक विशाल के खाते में भेज दिए। अंक मिलते ही विशाल ने संदूक आर्यन की ओर बढ़ा दिया। वनफा, तुम्हारे साथ व्यापार करना सुखद रहा। मेरे लिए भी, आर्यन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। आर्यन तुरंत प्रतापनगर वापस लौटा और अपनी साधना कक्ष में जाकर उस स्वर्ण का बारीकी से निरीक्षण करने लगा। अंतरिक्ष की शक्ति का अनुभव। साधना कक्ष के शांत वातावरण में आर्यन ने स्वर्ण के उस टुकड़े को हाथ में लिया। उसे महसूस हुआ जैसे वह किसी धातु को नहीं, बल्कि जमे हुए अंतरिक्ष के एक टुकड़े को पकड़ रहा हो। अद्भुत! ये पूरी धातु अंतरिक्ष ऊर्जा से बनी है, फिर भी इसमें धातु के गुण हैं। ये प्रकृति का चमत्कार है। आर्यन विस्मय से भर गया। उसने तुरंत उस स्वर्ण की मदद से अंतरिक्ष गूढ़ अर्थ स्पेस प्रोफाउंड मीनिंग को समझने का प्रयास किया। आधे घंटे बाद उसने पाया कि इस स्वर्ण की उपस्थिति में उसकी समझने की गति दोगुनी से भी अधिक बढ़ गई थी। ये तो केवल इसकी छाया है। इसका असली उपयोग तो एक अंतरिक्ष अस्त्र बनाने में है, आर्यन ने मन ही मन सोचा। हालांकि एक दिव्य अस्त्र बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उसे एक देव स्तर के शिल्पकार डिवाइन रिफाइनर की आवश्यकता होगी। आर्यन के पास अभी इतनी क्षमता नहीं थी कि वह स्वयं इसे गढ़ सके। यदि वह किसी और को ये स्वर्ण देता तो उसे डर था कि कहीं वह शिल्पकार उसके साथ धोखा न कर दे। ग्रह के जन्म का समय निकट आ रहा है। अस्त्र निर्माण का काम मैं वहां से लौटने के बाद ही देखूंगा, उसने निर्णय लिया। प्रस्थान की तैयारी। अगले 10 दिन शांति से बीते। आर्यन ने अपनी नई शक्तियों को संतुलित किया और सुमेरु हथेली का अभ्यास जारी रखा।
तभी उसे महाप्रतिभा मंडप के मुख्यालय से एक आधिकारिक सूचना मिली। जिन योद्धाओं ने ग्रह जन्म का अवसर खरीदा था उन्हें तुरंत मुख्यालय पहुंचने का आदेश दिया गया था। आर्यन ने अपनी सामग्री समेटी और अपनी बहन आन्या से विदा ली। गुरुपत्नी किरण ने भी उसे विजयी होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मांड के मूल नियमों का साक्षात्कार। यह मेरी जीवन की सबसे बड़ी छलांग हो सकती है। आर्यन की आंखों में एक नया संकल्प था। वह जानता था कि उस नए ग्रह पर न केवल साधना के अवसर होंगे, बल्कि वहां नक्षत्र रजक के सबसे शक्तिशाली महाप्रतिभाओं का जमावड़ा भी होगा। वहां प्रतिस्पर्धा गलाकाट होने वाली थी, लेकिन अब दिव्य अंतरिक्ष स्वर्ण और अपनी 4 सितारा शक्ति के साथ आर्यन किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। वर्तमान स्थिति का अवलोकन। उपलब्धि विवरण। प्राप्त वस्तु 1 किलोग्राम दिव्य अंतरिक्ष स्वर्ण। अगला गंतव्य महाप्रतिभा मंडप मुख्यालय प्रस्थान हेतु। मुख्य चुनौती नए ग्रह के जन्म के दौरान नियमों को समझना। वर्तमान अंक 00। अध्याय 185। 3 महान महादेव स्तर के दिग्गज। महाप्रतिभा मंडप पवेलियन का मुख्यालय नक्षत्र रजक महाद्वीप पर स्थित नक्षत्र रजक मुख्य नगर में है। वीरभूमि हेवनली वॉक कॉन्टिनेंट से नक्षत्र रजक महाद्वीप तक जाने के लिए सीधा टेलीपोर्टेशन मार्ग केवल वीरभूमि के मुख्य नगर में उपलब्ध था। इसलिए आर्यन सबसे पहले मुख्य नगर पहुंचा और वहां से अनुमति लेकर नक्षत्र रजक मुख्य नगर के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही आर्यन ने मुख्यालय की भव्य इमारत में कदम रखा, उसकी आंखों के सामने कई शक्तिशाली आकाशीय गौरव दिखाई दिए। उनमें से कुछ से वह पहले मिल चुका था, जबकि अधिकांश उसके लिए अजनबी थे। यहाँ बहुत अधिक भीड़ नहीं थी। हालांकि पूरे नक्षत्र रजक क्षेत्र में 300 से अधिक आकाशीय गौरव थे, लेकिन 500 अंक जमा कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। वर्तमान में आर्यन को मिलाकर यहाँ केवल 32 योद्धा उपस्थित थे। आर्यन के पहुंचते ही कुछ योद्धाओं की आंखों में ईर्ष्या और शत्रुता उभर आई। आर्यन ने अपनी शुभ अशुभ बोध गुड एंड ईवल टैलेंट प्रतिभा को सक्रिय किया। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कई योद्धा उससे चिढ़े हुए थे। इनमें सबसे अधिक शत्रुता मेघनाद की आंखों में थी, जैसे उसका आर्यन के साथ कोई पुराना हिसाब बाकी हो। मेघनाद। आर्यन ने मन ही मन उसका नाम दोहराया। उसे याद आया कि उसने मेघनाद को उधार देने से मना कर दिया था। सिर्फ थोड़े से अंकों के लिए इतनी नफरत। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो तुम्हारी जान बचाना मुश्किल होगा। आर्यन ने अन्य योद्धाओं की हल्की नाराजगी को नजरअंदाज कर दिया। अगले आधे घंटे में 10 और योद्धा वहां पहुंचे। अब कुल संख्या 42 हो गई थी। अद्वितीय महाप्रतिभा अंशुमान। इन 42 योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली अंशुमान था। वह एक 6 सितारा सम्राट स्तर का योद्धा था और नक्षत्र रजक क्षेत्र की आकाशीय गौरव सूची में प्रथम स्थान पर था। वह इस पूरे समूह में एकमात्र अद्वितीय महाप्रतिभा पीयरलेस जीनियस था। पहली बार किसी अद्वितीय महाप्रतिभा के इतने करीब होने पर आर्यन अपनी नकल प्रतिभा का उपयोग करने से खुद को रोक नहीं पाया। यद्यपि मुख्यालय की सुरक्षा प्रणाली ऐसी शक्तियों को दबाती थी, लेकिन आर्यन की सीमा अब 200 मीटर तक फैल चुकी थी। वह चुपचाप अंशुमान के करीब गया और उसकी प्रतिभाओं को खंगाला। साधना प्रतिभा विराट स्तर सुप्रीम लेवल। शक्ति प्रतिभा देव स्तर गॉड लेवल। गति प्रकाश वेग देव स्तर। रक्षा प्रतिभा देव स्तर। प्रकाश कवच लाइट आर्मर गूढ़ अर्थ प्रोफाउंड ट्रूथ। भाला कला स्पीयरमैनशिप भोर सूर्य सुप्रीम सन। परम गुरुत्व सुपर हैवी देव स्तर। उपचार कीलिंग गूढ़ अर्थ। आर्यन ये देखकर दंग रह गया कि अंशुमान की प्रतिभाएं कितनी व्यवस्थित और शक्तिशाली थीं। विशेष रूप से प्रकाश कवच उसे बहुत पसंद आया, जो प्रकाश से बना एक अभेद्य कवच प्रदान करता था। इसके अलावा परम गुरुत्व प्रतिभा, जो साधारण गुरुत्व का उन्नत रूप थी, शत्रुओं को जड़कर देने की क्षमता रखती थी। बिना समय गंवाए आर्यन ने अंशुमान की प्रकाश कवच, परम गुरुत्व और गूढ़ अर्थ स्तरीय उपचार प्रतिभाओं को कॉपी कर लिया। इससे उसका आधार और भी मजबूत हो गया। महादेवताओं का आगमन। 2 घंटे बाद मुख्यालय की दूसरी मंजिल से एक गूंजती हुई आवाज आई, सभी योद्धा तैयार हो जाएं। अंतरिक्ष दुर्ग संख्या 5 स्पेस फोर्ट्रेस नंबर 5 के लिए प्रस्थान करें। एक विशाल टेलीपोर्टेशन चक्र सक्रिय हुआ और सभी 42 योद्धा पलक झपकते ही नक्षत्र रजक ग्रह के बाहर बने अंतरिक्ष दुर्ग पर पहुंच गए। वहां प्लाजा में एक विशाल नक्षत्र युद्धपोत कॉस्मिक बैटलशिप खड़ा था। ये साधारण जहाजों जैसा नहीं था। इसकी धातु किसी साधारण खान से नहीं, बल्कि दुर्लभ ब्रह्मांडीय मिश्र धातु से बनी थी, जो देवताओं के प्रहार को भी सह सकती थी। उस पर अंकित नियम रेखाएं लॉ पैटर्न्स उसे और भी शक्तिशाली बनाती थीं। धूम 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 आसमान से 18 दिव्य आकृतियां नीचे उतरीं। सत्यदेव ट्रू गॉड्स आर्यन ने पहचान लिया। वे सभी सत्यदेव स्तर के शक्तिशाली योद्धा थे। तभी 3 और अधिक विशाल और डरावनी आकृतियां प्रकट हुईं। उन्हें देखते ही वे 18 सत्यदेव सम्मान से झुक गए। ये तो प्रताप नगर के नगरपाल सिटी लॉर्ड के स्तर के योद्धा लगते हैं, शायद उनसे भी शक्तिशाली। आर्यन ने अनुमान लगाया। भीतर चलो, उन 3 दिग्गजों में से एक मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने आदेश दिया।
योद्धा युद्धपोत के भीतर दाखिल हुए। वहां एक विशाल सभा कक्ष में योद्धा आपस में फुसफुसाने लगे। क्या तुम्हें पता है वे 3 कौन थे? वे महान महादेव ग्रेट गॉड लेवल स्तर के योद्धा हैं। उनमें से एक नक्षत्र रजक मुख्य नगर के तीसरे नगरपाल हैं। कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं 10 से अधिक महादेवों का वध किया है। आर्यन ने ध्यान से सुना। उसे पता चला कि महादेव सत्यदेव से भी ऊंचा स्तर होता है। साधारण योद्धा केवल देव स्तर तक पहुंच पाते हैं, लेकिन अरण्य स्तर बैरन लेवल की प्रतिभा वाले ही महादेव बन सकते हैं। प्रतापनगर के नगरपाल भी एक महादेव थे, लेकिन वे मुख्य नगर के इन रक्षकों के सामने काफी कमजोर थे। 3 महादेवों और 18 सत्यदेवों का इस मिशन पर जाना ये साबित करता था कि जीवन ग्रह का जन्म नक्षत्र रजक साम्राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण था। अंतरिक्ष की हलचल, अंतर्ग्रहीय यात्रा। युद्धपोत के द्वार बंद हुए और वह अनंत अंतरिक्ष की गहराइयों में ओझल हो गया। इसकी गति साधारण जहाजों से कहीं अधिक थी। यह एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा की ओर बढ़ रहा था। आधे घंटे बाद एक सत्यदेव की आवाज पूरे कक्ष में गूंजी। सभी योद्धा ध्यान दें, अब हम मोटा नक्षत्र मंडल, मोटो गैलेक्सी और हमारी आकाशगंगा के बीच स्थित अंतरिक्ष विक्षोभ स्पेशल टर्ब्यूलेंस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। हमारी तकनीक अभी इतनी उन्नत नहीं है कि हम इस क्षेत्र को पलक झपकते पार कर सकें। हमें इसे पार करने में लगभग 1 महीना लगेगा। इस दौरान युद्धपोत पर भारी दबाव महसूस होगा, इसलिए अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित रखें। अंतरिक्ष विक्षोभ। आर्यन ने इस बारे में पढ़ा था। ये 2 आकाशगंगाओं के बीच का एक ऐसा खतरनाक क्षेत्र होता है जहां स्थान और समय अस्थिर होते हैं। यही कारण है कि लोग अक्सर अपनी आकाशगंगा से बाहर नहीं जा पाते। गड़गड़ाहट। युद्धपोत तेजी से कांपने लगा। उसने आधिकारिक रूप से विक्षोभ क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। अचानक एक अदृश्य दबाव पूरे कक्ष में फैल गया। कई कमजोर सम्राट स्तर के योद्धाओं को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी नई परम गुरुत्व और प्रकाश कवच प्रतिभाओं को शांत करने लगा। उसे पता था कि यह 1 महीना उसकी साधना के लिए बहुत कीमती है। वह इस समय का उपयोग अपनी सुमेरु हथेली और अनाम गुप्त कला को और अधिक उन्नत करने में करना चाहता था। वर्तमान स्थिति का विश्लेषण। समूह संख्या नेतृत्व। आकाशीय गौरव 42 अंशुमान 6 सितारा। सत्यदेव 18 सुरक्षा हेतु। महादेव 3 मुख्य रक्षक तीसरे नगरपाल सहित। अध्याय 186 महादेव स्तर से परे का अस्तित्व। यद्यपि अंतरिक्ष विक्षोभ का दबाव अकल्पनीय था, लेकिन यहाँ उपस्थित महाप्रतिभाओं के लिए यह असहनीय नहीं था। हालांकि एक साधारण सम्राट स्तर का योद्धा इस दबाव के नीचे कुचला जा सकता था। यह इस बात का प्रमाण था कि यदि किसी योद्धा में पर्याप्त शक्ति नहीं है, तो वह अपनी आकाशगंगा की सीमाओं को पार करने का स्वप्न भी नहीं देख सकता। 1 महीने का समय साधना करने वालों के लिए न तो बहुत लंबा था और न ही बहुत छोटा। ये योद्धा यहाँ गप्पे लड़ाने नहीं आए थे। जल्द ही सभी ने युद्धपोत के भीतर अपने अपने निजी कक्ष चुन लिए और एकांत साधना सेक्लूजन में चले गए। आर्यन ने भी अपने लिए एक केबिन ढूंढा, वहां एक सुरक्षा चक्र वार्निंग अरे स्थापित किया और ध्यान में लीन हो गया। सबसे पहले मुझे उन 3 प्रतिभाओं का विलय करना चाहिए जो मैंने मुख्यालय में कॉपी की थीं। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आर्यन ने देव स्तर का प्रकाश कवच, देव स्तर का परम गुरुत्व और गूढ़ अर्थ स्तरीय उपचार प्रतिभाओं को सफलतापूर्वक अपने भीतर समाहित कर लिया। बाकी के समय में आर्यन प्रतिदिन अंतरिक्ष गूढ़ अर्थ का अभ्यास करता रहा। शायद इसलिए कि वह इस समय स्वयं अंतरिक्ष विक्षोभ के बीच था और उसके पास दिव्य अंतरिक्ष स्वर्ण भी था। उसकी समझने की गति पहले से कहीं अधिक तेज हो गई थी। इसके अलावा उसने अपनी सुमेरु हथेली और नख कला पर भी ध्यान दिया। समय पंख लगाकर उड़ गया और देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। इस महीने में आर्यन ने अंतरिक्ष संकुचन, स्पेस कंप्रेशन, अंतरिक्ष आघात, स्पेस शॉक और अंतरिक्ष पलायन की तकनीकों में सूक्ष्म सुधार किए। लेकिन सबसे बड़ी प्रगति उसकी हथेली कला में हुई। अब उसका हथेली मार्क पाम डाउ 23% तक बढ़ चुका था और उसकी पौराणिक सुमेरु हथेली अब महारत ग्रैंड कंप्लीशन के स्तर पर पहुंच गई थी। मोटा नक्षत्र मंडल, गंतव्य की प्राप्ति। अचानक विशाल नक्षत्र युद्धपोत एक बार फिर जोर से कांपा और वह अदृश्य दबाव गायब हो गया। सभी योद्धाओं ने राहत की सांस ली। वे समझ गए कि युद्धपोत विक्षोभ क्षेत्र से बाहर निकलकर मोटा नक्षत्र मंडल, मोटो गैलेक्सी में प्रवेश कर चुका है। मोटा नक्षत्र मंडल ब्रह्मांड के सुदूर किनारे पर स्थित एक नई आकाशगंगा है। यद्यपि यह हमारी आकाशगंगा से आकार में बहुत छोटी है, लेकिन यहाँ के संसाधन अत्यंत समृद्ध हैं। यहाँ एक नए जीवन ग्रह का जन्म होना ब्रह्मांड की एक दुर्लभ घटना थी। हमारी अपनी आकाशगंगा एक पूर्ण स्टार सिस्टम बन चुकी है, जहाँ अब नए ग्रहों का जन्म लगभग असंभव है। 10 मिनट बाद युद्धपोत अपने गंतव्य पर पहुंच गया। गंतव्य प्राप्त हुआ। सभी योद्धा बाहर आए। एक सत्यदेव की गर्जना गूंजी। युद्धपोत का द्वार खुला और योद्धा एक एक करके अंतरिक्ष की शून्यता में बाहर निकल आए। उनके सामने एक अद्भुत दृश्य था।
एक विशाल चमकते हुए सूरज के पास एक अकल्पनीय ऊर्जा भंवर वॉर्टेक्स बना हुआ था, जिसके भीतर से आदि ऊर्जा प्राइमोर्डियल एनर्जी उमड़ रही थी। उस भंवर के केंद्र में एक ग्रह का आकार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वह अभी पूरी तरह ठोस नहीं हुआ था, लेकिन उसका जन्म निकट था। ब्रह्मांड की इस सृजन प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। नक्षत्र रजक मुख्य नगर के तीसरे नगरपाल ने घोषणा की, इस ग्रह के पूर्ण जन्म में अभी लगभग 10 दिन शेष हैं। तुम सब यहीं प्रतीक्षा करो अन्य नक्षत्रों के दिग्गजों का आगमन। शुरुआत में आर्यन को लगा था कि यहाँ केवल नक्षत्र रजक के योद्धा होंगे, लेकिन जल्द ही उसकी यह धारणा टूट गई। तीसरे दिन दूर अंतरिक्ष में कंपन हुआ और एक स्वर्ण युद्धपोत प्रकट हुआ। वहां से 2 महादेव उतरे, जो अपने साथ 2 अद्वितीय महाप्रतिभाओं को लाए थे। रणविजय, विशाल की आंखों में खून उतर आया। रणविजय वही योद्धा था जिसने उसे अपमानित और सम्मोहित किया था। आर्यन ने अन्य योद्धाओं की फुसफुसाहट से जाना कि ये दोनों योद्धा रणविजय और मिनकोन बाहरी नक्षत्रों से आए थे। स्पष्ट था कि उनके पीछे की शक्तियों ने नक्षत्र रजक के साथ कोई बड़ी कीमत चुकाकर समझौता किया था। धीरे धीरे अन्य 8 प्रमुख नक्षत्रों से भी योद्धा आने लगे। यद्यपि उनकी संख्या कम थी, लेकिन जो भी आ रहा था वह या तो 5 सितारा था या अद्वितीय महाप्रतिभा। आर्यन ने चुपचाप अपनी नकल प्रतिभा का उपयोग किया और उनमें से कुछ की भोर सूर्य स्तर की तलवारबाजी और हथेली कला की नकल कर ली। उसे उम्मीद थी कि एक और भोर सूर्य स्तर की तलवारबाजी प्रतिभा मिलने पर उसकी अपनी शक्ति फिर से रूपांतरित हो जाएगी। एक रहस्यमयी दिग्गज बादल बाबा क्लाउड ओल्ड। जब सब योद्धा पहुंच चुके थे, तभी अंतरिक्ष में एक जोरदार ठहाका गूंजा। ये बूढ़ा देर से तो नहीं आया। एक वृद्ध व्यक्ति एक युवा लड़की के साथ प्रकट हुए। वह लड़की अभी अभी सम्राट स्तर पर पहुंची थी, लेकिन कोई भी उसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसका कारण वह वृद्ध व्यक्ति था। प्रणाम बादल बाबा क्लाउड ओल्ड। सभी महादेवों ने एक साथ झुककर सम्मान दिया। आर्यन हैरान रह गया। ये महादेव, जो स्वयं में भगवान तुल्य थे, इस बूढ़े के सामने शिष्यों की तरह व्यवहार कर रहे थे। इसका मतलब साफ था, ये व्यक्ति महादेव स्तर से भी ऊपर का कोई अस्तित्व था। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये खुला अंतरिक्ष था और यहाँ उसकी नकल प्रतिभा पर कोई प्रतिबंध नहीं था। वह 10,000 मील की दूरी तक सब कुछ देख सकता था। जैसे ही वे वृद्ध उसके दायरे में आए, आर्यन ने अपनी शक्ति सक्रिय की। नाम बादल बाबा। साधना प्रतिभा विराट लोक ग्रेड। शक्ति रक्षा गति देव स्तर। विशेष प्रतिभा विनाश की दृष्टि आई ऑफ डिस्ट्रक्शन गूढ़ अर्थ। विराट लोक साधना प्रतिभा। और इनकी आयु को देखते हुए ये निश्चित रूप से महादेव स्तर को पार कर चुके हैं, आर्यन ने सोचा। उसने तुरंत उनकी विराट लोक साधना प्रतिभा और विनाश की दृष्टि को कॉपी कर लिया। उस लड़की जिसका नाम क्लाउड शी था, उसकी प्रतिभा भी अरण्य स्तर बैरन लेवल की थी। वह निश्चित रूप से उस महान वृद्ध की शिष्या या वंशज थी। सृजन का क्षण 2 दिन और बीत गए। अचानक वह ऊर्जा भंवर हिंसक रूप से कांपने लगा। वह ग्रह अब पागलों की तरह ब्रह्मांडीय कणों और आदि ऊर्जा को सोख रहा था। सावधान हो जाओ, जीवन ग्रह का जन्म हो रहा है। महादेवों की सामूहिक गर्जना गूंजी। आर्यन ने अपनी मुट्ठी कसी। अब समय आ गया है। इस ग्रह के भीतर छिपे ब्रह्मांड के नियमों को समझकर मैं अपनी 17वीं सीमा को तोड़ दूंगा। वह देख सकता था कि रणविजय, अंशुमान और अन्य शक्तिशाली योद्धा भी तैयार थे। ये केवल साधना का अवसर नहीं था, बल्कि यह साबित करने का भी मंच था कि इस नई पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस मिशन की प्रमुख हस्तियां। पात्रपद स्तर शक्ति प्रतिभा बादल बाबा महादेव से ऊपर विराट लोक साधना प्रतिभा। अंशुमान नक्षत्र रजक का हैश एक अद्वितीय महाप्रतिभा। रणविजय बाहरी प्रतिद्वंद्वी अद्वितीय महाप्रतिभा। आर्यन उभरता सितारा 4 सितारा गुप्त रूप से अधिक। अध्याय 187 60% अंतरिक्ष गूढ़ अर्थ। एक नए जीवन ग्रह का जन्म हो रहा है। आर्यन ने अपनी आंखों को उस विशाल ऊर्जा भंवर पर टिकाए रखा। भंवर तेजी से सिकुड़ रहा था और उससे एक थरथराहट वाली शक्ति निकल रही थी। हालांकि यह थरथराहट साधारण योद्धाओं के लिए जानलेवा हो सकती थी, लेकिन वहां उपस्थित अद्वितीय महाप्रतिभाओं पियरलेस जीनियसेस ने अपनी शारीरिक रक्षा शक्ति से इसे आसानी से रोक लिया। अचानक वह भंवर पूरी तरह विलीन हो गया और उसकी जगह एक चमकता हुआ तारा शांत भाव से अंतरिक्ष में स्थिर हो गया। इस समय इस ग्रह पर कोई शोर नहीं था, कोई हलचल नहीं थी, लेकिन इसकी जीवन ऊर्जा वाइटैलिटी अकल्पनीय रूप से प्रबल थी। वहां शुद्ध जल के विशाल भंडार थे, हवा ताजी थी और अमृत ऊर्जा युआनची का घनत्व किसी भी सुपर बेस्ट से कई गुना अधिक था। ऐसे वातावरण में ये ग्रह जल्द ही छोटे जीवों को जन्म देगा और समय के साथ यहाँ बुद्धिमान प्राणियों का विकास होगा। लेकिन आर्यन और अन्य योद्धाओं को इन जीवों की चिंता नहीं थी। उनका पूरा ध्यान उस ब्रह्मांडीय उपहार पर था जो अब प्रकट होने वाला था। ब्रह्मांड का वरदान और बादल बाबा का त्याग। ब्रह्मांड का विशेष अनुग्रह अब शुरू होने वाला है, एक महादेव स्तर के विशेषज्ञ ने घोषणा की। जैसे ही उन्होंने ये कहा, शून्यवाद वॉइड से प्रकाश की एक दिव्य किरण निकली और उसने पूरे ग्रह
को ढक लिया। पूरा ग्रह एक प्रकाशमयी पर्दे लाइट कर्टन में लिप्त हो गया। इसके भीतर ब्रह्मांड के विभिन्न नियम लॉज एक एक करके जन्म ले रहे थे। संक्षेप में, ब्रह्मांड स्वयं इस ग्रह की संरचना को आकार दे रहा था। अब इन्हें भीतर भेजने का समय आ गया है। दूसरे महादेवों ने सिर हिलाया। उनमें से एक ने बादल बाबा क्लाउड ओल्ड की ओर देखा। बादल बाबा, जैसा कि हमारा समझौता हुआ था, एक स्थान स्पॉट के बदले में आपको इस बार ब्रह्मांड के प्रतिकार बैकलैश का 50% हिस्सा अकेले सहना होगा। चिंता न करो, ये बूढ़ा अपनी जुबान का पक्का है, बादल बाबा ने शांति से कहा। महादेवों के लिए एक ग्रह को नष्ट करना बच्चों का खेल है, लेकिन ब्रह्मांड के संरक्षण में पल रहे एक नवजात ग्रह की सुरक्षा दीवार को तोड़ना अलग बात थी। ये ब्रह्मांड के नियमों का उल्लंघन था और इसका दंड प्रतिकार के रूप में मिलता था। यदि कोई सत्य देव ट्रू गॉड इस प्रतिकार की एक बूंद को भी छू लेता तो वह राख बन जाता। केवल महादेव ही इसे सहने के पात्र थे। धूम धूम धूम, बादल बाबा और अन्य महादेवों ने एक साथ प्रहार किया। अचानक अंतरिक्ष का रंग बदल गया। ग्रह की सुरक्षा दीवार में एक दरार पैदा हुई। ब्रह्मांड के नियमों का भयंकर दबाव उन विशेषज्ञों पर पड़ा। बादल बाबा ने आधा भार अकेले झेला, जिससे उनके चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो गईं, जबकि अन्य महादेवों के चेहरे भी पीले पड़ गए। जल्दी इन्हें भीतर भेजो। इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, सत्यदेवों ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया और सभी महाप्रतिभाओं को उस दरार के माध्यम से ग्रह के भीतर उछाल दिया। जब आर्यन की चेतना स्थिर हुई तो उसने खुद को ग्रह के नीले आसमान के नीचे खड़ा पाया। नियमों का साक्षात्कार और साधना का प्रारंभ। आसमान की ओर देखते ही आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां बादलों की जगह नियमों की रेखाएं लाइंस ऑफ रूल्स तैर रही थीं। ब्रह्मांड के सारे रहस्य इस ग्रह पर नग्न रूप से प्रकट थे। समय की शक्ति, अंतरिक्ष की शक्ति। आर्यन खुशी से झूम उठा। इन असंख्य नियमों के बीच उसे समय प्रतिभा और अंतरिक्ष प्रतिभा की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। अन्य योद्धा भी ग्रह के अलग अलग कोनों में फैल गए। किसी ने गुफा चुनी तो किसी ने घाटियों को। आर्यन ने एक ऊंची पर्वत चोटी पर अपना साधना स्थल बनाया। उसने तुरंत साधना शुरू नहीं की, बल्कि पहले उन प्रतिभाओं का विलय किया जो उसने बाहर कॉपी की थीं। विराट लोक साधना प्रतिभा सफलतापूर्वक विलीन। भोर सूर्य सुप्रीम संत स्तर की तलवार कला सफलतापूर्वक विलीन। भोर सूर्य स्तर की हथेली कला सफलतापूर्वक विलीन। इन प्रतिभाओं के विलय के बाद आर्यन की स्थिति बदल गई। जहां अन्य योद्धा अग्नि, वायु या विद्युत के गूढ़ अर्थों को समझने की कोशिश कर रहे थे, आर्यन ने सबसे कठिन मार्ग चुना, अंतरिक्ष गूढ़ अर्थ, स्पेस प्रोफाउंड मीनिंग। जहां तक समय की बात थी, वह उसे अभी नहीं समझ सकता था, क्योंकि समय के रहस्यों को समझने के लिए कम से कम शीर्ष स्तरीय समय प्रतिभा चाहिए थी, और आर्यन की प्रतिभा अभी उच्च स्तरीय ही थी। 60% का लक्ष्य और नई शक्तियां। समय प्रतिभा सक्रिय 10 गुना समय त्वरण। शीर्ष स्तरीय समझ प्रतिभा 20 गुना तीव्रता। इन दो शक्तियों और दिव्य अंतरिक्ष स्वर्ण की सहायता से आर्यन की साधना की गति किसी धूमकेतु की तरह तेज हो गई। पहले आर्यन को अंतरिक्ष की गहराई समझने में कठिनाई होती थी, क्योंकि उसके पास कोई संदर्भ रेफरेंस नहीं था। लेकिन यहाँ ब्रह्मांड स्वयं उसे सिखा रहा था। एक महीना बीतते बीतते आर्यन का अंतरिक्ष गूढ़ अर्थ 40% से बढ़कर 50% हो गया। 50% तक पहुंचते ही आर्यन ने एक नई रक्षात्मक तकनीक विकसित की, अंतरिक्ष अवरोध, स्पेस बैरियर। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच था जो एक बड़े क्षेत्र को ढक सकता था और शत्रु के किसी भी हमले को अंतरिक्ष की परतों में विलीन कर सकता था। इस शक्ति के साथ आर्यन की युद्ध क्षमता अब एक 5 सितारा अद्वितीय महाप्रतिभा के स्तर को छूने लगी थी। लेकिन वह यहीं नहीं रुका। बाहर का दृश्य, महादेवों की चर्चा। ग्रह के बाहर बादल बाबा और अन्य विशेषज्ञ अपनी चोटों को ठीक कर रहे थे। बादल बाबा, आपके अनुसार यह उपहार कब तक टिकेगा? एक महादेव ने पूछा। बादल बाबा ने कुछ गणना की और बोले, मेरे अनुमान से यह 1 वर्ष तक चलेगा। चूंकि हमने एक साथ कई योद्धाओं को भीतर भेजा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा जल्दी समाप्त होगी। 1 वर्ष इन बच्चों के लिए पर्याप्त होना चाहिए। 1 वर्ष, ये समय इन योद्धाओं के लिए स्वर्ण युग जैसा था। महादेवों को उम्मीद थी कि इस 1 वर्ष में कुछ 5 सितारा योद्धा 6 सितारा बन जाएंगे, और जो पहले से 6 सितारा हैं, वे 7 सितारा बनने की दहलीज तक पहुंच जाएंगे। अंतरिक्ष का विध्वंस, 60% की ऊंचाई। 6 महीने और बीत गए। आर्यन अब ध्यान की उस अवस्था में था जहां उसे अपने शरीर का भी भान नहीं था। उसकी चेतना अंतरिक्ष के ताने बाने के साथ एक हो चुकी थी। अंततः उसने 60% अंतरिक्ष गूढ़ अर्थ प्राप्त कर लिया। इस उपलब्धि के साथ ही उसने एक अत्यंत विनाशकारी शक्ति विकसित की, अंतरिक्ष पतन, स्पेस कोलैप्स। वह अब एक निश्चित क्षेत्र के अंतरिक्ष को सीधे ढहा सकता था। जिस किसी की शक्ति आर्यन से कम होगी, वह उस टूटे हुए अंतरिक्ष के साथ अंतरिक्ष विक्षोभ में खींचा चला जाएगा और वहीं उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये तकनीक इतनी भयानक थी कि यदि कोई योद्धा आर्यन से थोड़ा अधिक शक्तिशाली भी होता, तो भी वह इस पतन से बचकर बाहर नहीं निकल पाता।
60% अंतरिक्ष ज्ञान के साथ आर्यन अब शीर्ष 5 सितारा योद्धा बन चुका था। वह अद्वितीय महाप्रतिभाओं पीएलएस जीनियसेस की श्रेणी में अपना नाम दर्ज कराने के बहुत करीब था। हालांकि उसने अंतरिक्ष की साधना को यहीं रोकने का फैसला किया। उसे लगा कि यदि वह 70% के पीछे भागा तो वर्ष के अंत तक वह अन्य कलाओं को समय नहीं दे पाएगा। अब तलवार, नख और हथेली के मार्ग को सिद्ध करने का समय है। आर्यन ने अपनी आंखें खोली, जिनमें से अंतरिक्ष की बैंगनी चमक निकल रही थी। आर्यन की वर्तमान प्रगति, श्रेणी विवरण, युद्ध क्षमता शीर्ष 5 सितारा टॉप 5 स्टार, अंतरिक्ष गूढ़ अर्थ 60% उपलब्धि, अंतरिक्ष पतन, साधना प्रतिभा विराट लोक, नया सुरक्षा कवच अंतरिक्ष अवरोध, अध्याय 188 देव स्तर की सुमेरु हथेली और अद्वितीय महाप्रतिभा का उदय। वर्तमान में आर्यन की प्रगति का विवरण कुछ इस प्रकार था। उसका तलवार मार्ग डाउ ऑफ द ब्लेड 45% पर था, नख मार्ग क्लॉ डाउ 36% पर और हथेली मार्ग पाम डाउ 23% पर। स्पष्ट था कि उसका तलवार मार्ग सबसे उन्नत था। यदि वह इसे 50% तक ले जाने में सफल हो जाता तो वह अपनी प्रसिद्ध तकनीक प्रेत खड्ग गोस्ट ब्लेड को पूर्णतः परफेक्ट थ्रिल तक पहुंचा सकता था। और यदि यह 50% की सीमा को पार कर जाता तो वह सीधे परमदेव सुपर गॉड स्तर की तलवारबाजी सीखने के योग्य हो जाता। हालांकि अभी उसके पास वैसी कोई तकनीक नहीं थी, लेकिन भविष्य में उसे प्राप्त करना असंभव नहीं था। दूसरी ओर उसके पास सुमेरु हथेली पाम का प्राचीन उत्तराधिकार था, जो सीधे देव स्तर की तकनीकों तक ले जाता था। इसलिए हथेली मार्ग का विकास उसके लिए नख मार्ग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। आर्यन कुछ मिनटों तक दुविधा में रहा। पहले तलवार को निखारूं या हथेली को? अंततः उसने निर्णय लिया, पहले हथेली मार्ग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि मैं इसे 50% से ऊपर ले गया तो मैं तुरंत परम देव स्तर की सुमेरु हथेली का अभ्यास शुरू कर पाऊंगा। तलवार मार्ग अगर 50% पार भी कर गया तो बिना किसी देव स्तर की तकनीक के मेरी शक्ति में तत्काल कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आएगा। साधना की तीव्र गति, ब्रह्मांड का वरदान। आर्यन ने हथेली मार्ग की साधना शुरू की। उस नवजात ग्रह के जादुई वातावरण में जहां ब्रह्मांड के नियम साक्षात तैर रहे थे, उसकी गति बिजली से भी तेज थी। हर बीतते दिन के साथ उसका बोध गहरा होता गया। 24%, 25%, 26%। साधारण परिस्थितियों में इस स्तर की प्रगति अकल्पनीय थी, लेकिन इस ग्रह के जन्म के अवसर ने असंभव को संभव बना दिया था। इसके पीछे आर्यन की 10 गुना समय प्रतिभा, शीर्ष स्तरीय समझ और कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों का भी हाथ था। दुनिया में कई अमीर योद्धाओं के पास खजाने हो सकते थे, लेकिन आर्यन जैसी असाधारण प्रतिभाओं का संगम किसी के पास नहीं था। 1 महीना बीता और उसका हथेली मार्ग 40% पर पहुंच गया। 2 महीने में ये 45% हुआ। तीसरे महीने के अंत तक वह 49% पर था और 3.5 महीने बीतते बीतते आर्यन ने 50% हथेली मार्ग का शिखर छू लिया। 50% का अर्थ था कि अब वह देव स्तर की सुमेरु हथेली को पूर्णता तक ले जा सकता था। लेकिन आर्यन इतने पर रुकने वाला नहीं था। उसके पास भोर सूर्य स्तर की हथेली प्रतिभा थी, जिसका अर्थ था कि वह इसे और आगे ले जा सकता था। उसने आधा महीना और कठिन परिश्रम किया और अंततः 51% के स्तर को पार कर लिया। अब वह परमदेव सुपर गॉड स्तर की सुमेरु हथेली को कम से कम प्रारंभिक इंट्रोडक्टरी स्तर तक सीखने के काबिल हो गया था। अभी परमदेव तकनीक में समय नष्ट नहीं करूंगा। पहले तलवार मार्ग को 50% तक पहुंचाना अनिवार्य है। आर्यन ने अपनी तलवार प्रतिभा को सक्रिय किया। चूंकि उसने हाल ही में एक और भोर सूर्य स्तर की तलवार प्रतिभा को खुद में विलीन किया था, उसकी समझने की क्षमता पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गई थी। 46%, 47%, 48%। समय की समाप्ति और असंतोष की लहर। आर्यन पागलों की तरह तलवार मार्ग के रहस्यों को पी रहा था। उसे आभास हो रहा था कि ग्रह के जन्म का वह जादुई समय अब समाप्त होने वाला है। 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन और अंततः 13वें दिन उसका तलवार मार्ग 50% के जादुई आंकड़े को छू गया। वह इसे 60% तक ले जाना चाहता था, लेकिन तभी पूरे ग्रह पर तैरती हुई वे स्वर्णिम नियम रेखाएं धुंधली पड़ने लगीं। वह अद्भुत ऊर्जा वापस ब्रह्मांड की गहराइयों में समाने लगी और ग्रह एक साधारण पत्थर के गोले में बदलने लगा। उसी क्षण पूरे ग्रह से योद्धाओं की चीखें, गालियां और विलाप सुनाई देने लगा। नहीं, मैं बस एक देव स्तर की प्रतिभा विलीन करने ही वाला था और यह खत्म हो गया। यह अन्याय है। एक योद्धा दहाड़ मारकर रो रहा था। मेरी बंदूक कला गन डाउ 40% पर पहुंचने ही वाली थी। बस 2 दिन और मिल जाते। दूसरे ने अपना सिर पीट लिया। धिक्कार है। अगर मुझे पता होता कि समय इतना कम है तो मैं कुछ और सीख लेता। लगभग हर महाप्रतिभा शिकायत कर रही थी। केवल वे थोड़े से योद्धा खुश थे जिन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया था। आर्यन भी अत्यंत संतुष्ट था। 50% तलवार मार्ग और 51% हथेली मार्ग, यह एक ऐसी उपलब्धि थी जो नक्षत्र रजक के इतिहास में विरले ही किसी ने हासिल की होगी।
अब जब मैं वापस लौटकर प्रेत खड्ग को सिद्ध करूंगा और परम देव सुमेरु हथेली पर महारत हासिल करूंगा, तो मेरी शक्ति वास्तव में एक अद्वितीय महाप्रतिभा पीयरलेस जीनियस के बराबर हो जाएगी। आर्यन की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। वापसी और एकांत साधना। सभी योद्धा ग्रह से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में एकत्रित हुए। आर्यन ने अपनी नकल प्रतिभा से देखा कि कई योद्धाओं ने नई देव स्तर की प्रतिभाएं विकसित की थीं, लेकिन सबसे अधिक प्रगति क्लाउड शी ने की थी। पहले उसके पास कोई देव स्तर की प्रतिभा नहीं थी, लेकिन अब वह तीन देव स्तर की शक्तियों की स्वामिनी थी। निश्चित रूप से इसके पास कोई प्राचीन खजाना है, आर्यन ने सोचा। बादल बाबा अपनी शिष्या को लेकर विदा हुए। अन्य महादेव भी अपने अपने क्षेत्रों की ओर बढ़ गए। नक्षत्र रजक मुख्य नगर के तीसरे नगरपाल ने आदेश दिया और विशाल युद्धपोत वापस अपनी आकाशगंगा की ओर चल पड़ा। 1 महीने की यात्रा के बाद आर्यन वापस प्रतापनगर जायंट सिटी पहुंचा। उसने अपनी बहन आन्या और गुरु पत्नी किरण से संक्षिप्त मुलाकात की और तुरंत अपनी साधना गुफा में बंद हो गया। शक्ति का परीक्षण, तारा विनाशक प्रहार। 10 दिन बीत गए। आर्यन ने महाप्रतिभा मंडप की आभासी दुनिया के एक एकांत प्रशिक्षण स्थल में प्रवेश किया। वहां उसके सामने एक विशाल निर्जीव तारा स्टार खड़ा था। आर्यन ने अपनी काली तलवार म्यान से निकाली। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। प्रेत खड्ग, घोस्ट ब्लेड। बिना किसी शोर के एक महीन काली रेखा अंतरिक्ष को चीरते हुए उस तारे के आर पार निकल गई। एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया और फिर वह विशाल तारा 2 हिस्सों में कट गया और एक भयानक विस्फोट के साथ धूल में मिल गया। प्रेत खड्ग, पूर्णता प्राप्त। आर्यन धीरे से मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि वह अब उस अदृश्य दीवार के बहुत करीब है जो एक साधारण योद्धा को अद्वितीय महाप्रतिभा से अलग करती है। परम देव तकनीक की सिद्धि। अगले 2 महीनों तक आर्यन ने केवल सुमेरु हथेली पर ध्यान दिया। उसने पहले इसके पौराणिक और देव स्तर के रूपों को सिद्ध किया ताकि आधार मजबूत हो सके। अंत में उसने इसके परम देव सुपर गॉड स्तर के रहस्यमयी मंत्रों को समझना शुरू किया। चूंकि उसका हथेली मार्ग अभी 51% ही था, इसलिए प्रगति थोड़ी धीमी थी। लेकिन 2 महीने के कठोर परिश्रम के बाद उसके हाथों से एक ऐसी ऊर्जा निकलने लगी जो स्थान स्पेस को मरोड़ सकती थी। जैसे ही उसने परम देव सुमेरु हथेली के प्रारंभिक स्तर पर अधिकार पाया, उसके शरीर के भीतर एक जोरदार धमाका हुआ। उसकी चेतना का विस्तार हुआ और उसकी युद्ध क्षमता ने उस अंतिम बाधा को तोड़ दिया। आर्यन अब आधिकारिक रूप से एक अद्वितीय महाप्रतिभा पीयरलेस जीनियस बन चुका था। आर्यन की वर्तमान स्थिति का सारांश। विशेषता स्तर प्रगति। युद्ध क्षमता अद्वितीय महाप्रतिभा पीयरलेस जीनियस। तलवार मार्ग 50% प्रेत खड्ग पूर्ण। हथेली मार्ग 51% परम देव सुमेरु हथेली प्रारंभिक। मुख्य उपलब्धि एक निर्जीव तारे को एक प्रहार में नष्ट करना। अध्याय 189 महान शिल्पिनी लाभ। एक 6 सितारा अद्वितीय महाप्रतिभा होने के नाते अब मेरी शक्ति इस पूरी नक्षत्र रजक आकाशगंगा के शीर्ष योद्धाओं में गिनी जानी चाहिए। आर्यन ने अपने साधना कक्ष की शांति में धीरे से बुदबुदाया। उसकी आवाज में एक गहरा आत्मविश्वास था। नक्षत्र रजक आकाशगंगा के बारे में उसकी जानकारी के अनुसार यहाँ के सबसे शक्तिशाली आकाशीय गौरव हेवनली प्राइड आमतौर पर 6 सितारा स्तर पर ही टिके रहते थे। उसने अब तक किसी ऐसे महाप्रतिभा के बारे में नहीं सुना था जिसने 7 सितारा 7 स्टार की ऊंचाई को छुआ हो। हालांकि ग्रह जन्म के अवसर पर कई दिग्गज गए थे, लेकिन रातों रात 6 से 7 सितारा बन जाना लगभग असंभव था। 7 सितारा बनने के लिए योद्धा को अपने अस्तित्व के हर पहलू, देह, आत्मा और बोध को उसकी अंतिम सीमा तक ले जाना पड़ता है। अभी मुझे पृथ्वी पर वापस लौटने में 2 साल से अधिक का समय बाकी है। तब तक मैं निश्चित रूप से अपनी 17वीं शारीरिक सीमा को तोड़ दूंगा। यदि मैं अन्य कलाओं में भी इसी गति से बढ़ा तो मैं 7 सितारा महाप्रतिभा बनने की आशा कर सकता हूं। आर्यन ने अपनी भविष्य की योजना बनाई। तभी उसे एक महत्वपूर्ण कार्य याद आया। अब समय आ गया है कि मैं उस दिव्य अंतरिक्ष स्वर्ण स्पेस डिवाइन गोल्ड को एक दिव्य अंतरिक्ष अस्त्र स्पेशल डिवाइन आर्टिफैक्ट में ढाल लूं। एक अंतरिक्ष अस्त्र आर्यन की युद्ध क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता था, विशेषकर उसकी अंतरिक्ष पलायन और आक्रमण की शक्तियों को। शिल्पी संप्रदाय और खोज। अगले कुछ दिनों तक आर्यन ने महान महादेव ग्रेट गॉड स्तर के शिल्पकारों के बारे में जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि नक्षत्र रजक ग्रह पर सबसे कुशल शिल्पकार शिल्पी संप्रदाय आर्टिफैक्ट सेक्ट से आते हैं। ये संप्रदाय पूरी आकाशगंगा से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को चुनता है और उनके पास शस्त्र निर्माण की प्राचीन और पूर्ण विरासत है। शिल्पी संप्रदाय। आर्यन ने वहां जाने का निश्चय किया, लेकिन शिल्पी संप्रदाय कोई साधारण जगह नहीं थी। ये नक्षत्र रजक की सर्वोच्च शक्तियों में से एक था। वहां के एक महादेव स्तर के शिल्पकार का सम्मान एक सत्यदेव ट्रू गॉड से भी अधिक होता था। हजारों योद्धा अपनी दिव्य धातुओं को लेकर वहां वर्षों तक प्रतीक्षा करते थे। केवल एक महाप्रतिभा होना ही काफी नहीं था कि कोई महान शिल्पी आपके लिए समय निकाले। आर्यन ने मदद के लिए बैंगनी चक्र पर्पल वीर देवता के पास जाने का निर्णय लिया। नगरपाल भवन सिटी लॉर्ड्स मैंशन।
बैंगनी चक्र महाराज, मैं शिल्पी संप्रदाय के किसी महादेव स्तर के शिल्पकार से अपना अस्त्र बनवाना चाहता हूँ। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मेरी सहायता कर सके? आर्यन ने शिष्टाचार के साथ पूछा। बैंगनी चक्र ने उसे गौर से देखा। तुम उस दिव्य अंतरिक्ष स्वर्ण को ढालना चाहते हो, है न? जी हाँ, आर्यन ने सिर हिलाया। बैंगनी चक्र सोच में पड़ गया। देखो आर्यन, साधारण महादेव शिल्पी अंतरिक्ष अस्त्र नहीं बना सकते। इसके लिए बहुत सूक्ष्म नियंत्रण की आवश्यकता होती है। मैं एक ऐसे शिल्पी को जानता हूं जो इसमें निपुण है, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा विचित्र है। वह अक्सर अजीबोगरीब मांगे रखता है। शायद मेरे परिचय के कारण वह तुम्हारी बात सुन ले, लेकिन तुम्हें उसकी शर्त पूरी करनी होगी। मैं तैयार हूँ, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। बैंगनी चक्र ने एक प्राचीन पत्रपटल स्क्रॉल निकाला, उसमें अपनी दिव्य ऊर्जा से कुछ शब्द अंकित किए और उसे सील कर दिया। आर्यन, जब तुम वहां पहुंचो तो ये पत्र उसे प्रमाण के रूप में देना। उस शिल्पी का नाम नीलाभ डिवाइन ब्लू रोप है। आर्यन ने पत्र स्वीकार किया और नीलाभ के ठिकाने का पता लेकर प्रस्थान किया। कुंभ पर्वत और महान शिल्पी नीलाभ। नक्षत्र रजक ग्रह के एक विशाल महाद्वीप, अजेय महाद्वीप कॉन्टिनेंट पर शिल्पी संप्रदाय का अधिकार था। इसी महाद्वीप पर एक विचित्र पर्वत था, जिसे कुंभ पर्वत, गॉड डिवाइन माउंटेन कहा जाता था। इसी पर्वत के शिखर पर महान शिल्पी नीलाभ का निवास था। जब आर्यन कुंभ पर्वत की तलहटी में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सैकड़ों योद्धा प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें कई 9 सितारा सम्राट थे और कुछ तो महादेव स्तर के दिग्गज भी थे। वे सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और कुछ तो वहां पिछले 3-4 सालों से डेरा डाले हुए थे। आर्यन शांत भाव से पर्वत की चढ़ाई करने लगा। वहां खड़े एक बूढ़े महादेव ने आर्यन को रोका। बालक, ऊपर जाना व्यर्थ है। नीलाभ महाराज महीने में केवल एक शस्त्र गढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक तलवार पूरी की है। अब अगला नंबर 20 दिनों बाद आएगा। और वैसे भी बिना नंबर और प्रतीक्षा के ऊपर जाओगे तो उनके अंगरक्षक तुम्हें उठाकर नीचे फेंक देंगे। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद ज्येष्ठ। आर्यन ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया, लेकिन रुका नहीं। उस महादेव ने उपहास में सिर हिलाया। उसे लगा कि यह नौजवान भी अभी अपमानित होकर वापस आएगा। आर्यन ने नीलाभ के सम्मान में टेलीपोर्टेशन का उपयोग नहीं किया और पैदल ही ऊपर गया। पहाड़ के मध्य में 2 शक्तिशाली अंगरक्षकों ने उसका रास्ता रोका। हालांकि वे महादेव स्तर के थे, लेकिन उनकी शक्ति आर्यन के सामने फीकी थी। फिर भी आर्यन ने विनम्रता बनाए रखी। रुक जाओ, यदि शस्त्र बनवाना है तो नीचे जाकर कतार में लगो, एक अंगरक्षक ने भारी आवाज में कहा। मैं शस्त्र बनवाने नहीं, बल्कि एक संदेश देने आया हूँ। आर्यन ने बैंगनी चक्र का दिया हुआ पत्र निकाला। नीलाभ महाराज यदि इसे देखेंगे तो वे स्वयं मुझे आमंत्रित करेंगे। अंगरक्षक ने संदेह से पत्र लिया और ऊपर चला गया। कुछ ही क्षणों बाद वह वापस आया और उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। अंदर आइए, महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। नीचे खड़े योद्धाओं के मुंह खुले के खुले रह गए। ये लड़का अंदर कैसे चला गया? क्या इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है? वहां फुसफुसाहट शुरू हो गई। नीलाभ की शर्त, दिव्य अग्नि का रहस्य। शिल्पशाला के भीतर आर्यन की मुलाकात नीलाभ से हुई। नीलाभ एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे जिनकी छोटी मूंछें थीं और आंखों में थकान थी, शायद लगातार दिव्य धातुओं के साथ काम करने के कारण। प्रणाम शिल्पी राज। नीलाभ ने पत्र मेज पर रखा और आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। तो तुम ही वह वनफा आर्यन हो जिसकी चर्चा बैंगनी चक्र ने की थी? जी हाँ, नीलाभ ने बेरुखी से कहा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े प्रतिभाशाली हो। मैं आमतौर पर सबको एक समान मानता हूँ, लेकिन चूंकि तुम बैंगनी चक्र के मित्र हो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। पर मुझे धन या स्वर्ण नहीं चाहिए। बदले में तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। आज्ञा दीजिए, आर्यन ने कहा। नीलाभ गंभीर हो गए। शस्त्र निर्माण के लिए दिव्य अग्नि की आवश्यकता होती है। इसी महाद्वीप पर एक दिव्य अग्नि गुप्त क्षेत्र, डिवाइन फायर सीक्रेट रेल्म है। वहाँ एक अत्यंत दुर्लभ विदेशी ज्वाला, एक्सोटिक फ्लेम मौजूद है। जब मैं सम्राट स्तर पर था तब वह ज्वाला पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। अब वह पक चुकी होगी। लेकिन समस्या यह है कि उस क्षेत्र में केवल सम्राट स्तर के योद्धा ही प्रवेश कर सकते हैं। मैं अब महादेव बन चुका हूँ, इसलिए मेरा वहां जाना असंभव है। उन्होंने आगे कहा, साधारण सम्राट योद्धा वहां जाने पर जीवित वापस नहीं आते। वहां का खतरा बहुत बड़ा है। यदि तुम वहां जाकर वह ज्वाला मेरे लिए ला सको तो मैं बिना किसी शुल्क के तुम्हारा अंतरिक्ष अस्त्र बना दूंगा। मुझे स्वीकार है, आर्यन ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया। नीलाभ थोड़े चकित हुए। सोच लो बालक, वहां ऐसे अग्नितत्व के प्राणी रहते हैं जिनकी शक्ति एक महाप्रतिभा के बराबर होती है। यदि तुम वहां फंस गए तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगा। शिल्पी राज, आप बस मुझे स्थान का नक्शा दें, मैं वह ज्वाला लेकर ही लौटूंगा, आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा। नीलाभ ने एक मानचित्र और कुछ गुप्त जानकारी आर्यन को सौंप दी। आर्यन ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी नई चुनौती की ओर बढ़ गया।
उसे पता था कि दिव्य अग्नि गुप्त क्षेत्र उसके लिए केवल एक मिशन नहीं, बल्कि अपनी नई शक्तियों खासकर 60% अंतरिक्ष गूढ़ अर्थ और अंतरिक्ष पतन का परीक्षण करने का एक सही मंच था। अध्याय 190 अग्निदानव महाप्रतिभा की कैद। दिव्य अग्नि गुप्त क्षेत्र डिवाइन फायर सीक्रेट रेल्म अजेय महाद्वीप के एक अत्यंत सुरक्षित और रहस्यमयी कोने में स्थित है। यह कोई सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है जहां कोई भी प्रवेश कर सके। यहां केवल वही जा सकता है जिसके पास अग्नि दीक्षा डिवाइन फायर टोकन हो। महान शिल्पी नीलाभ ने आर्यन को पहले ही एक दीक्षा प्रदान कर दी थी। कुंभ पर्वत छोड़ने के बाद आर्यन पास के एक विशाल नगर पहुंचा और लगातार कई टेलीपोर्टेशन के बाद अंततः अग्निपुट डिवाइन फायर सिटी जा पहुंचा। यहां से दिव्य अग्नि गुप्त क्षेत्र लगभग 30 लाख मील पश्चिम की ओर था। शीघ्र ही आर्यन उस क्षेत्र में पहुंच गया जहां से गुप्त क्षेत्र का द्वार खुलता था। उसने देखा कि सामने मीलों तक फैला आग का दरिया था और उस दरिया के ऊपर एक विशालकाय सक्रिय ज्वालामुखी खड़ा था। इस ज्वालामुखीय द्वार के पीछे ही गुप्त क्षेत्र छिपा था। वहां की सुरक्षा कड़ी थी। कई देव स्तर और सत्य देव स्तर के रक्षक चारों ओर पहरा दे रहे थे। बिना अग्नि दीक्षा के कोई भी भीतर कदम नहीं रख सकता था। सन्न आर्यन ने अपनी दीक्षा दिखाए और आग के उस द्वार को पार कर लिया। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा उसे हवा में अग्नि तत्व की अमृत ऊर्जा युआनची का भारी अनुभव हुआ। यदि अग्नि प्रतिभा वाला कोई सम्राट यहाँ साधना करे तो उसकी गति निश्चित रूप से 10 गुना बढ़ जाएगी। आर्यन ने विस्मय से कहा। यद्यपि वहां अग्नि ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी, लेकिन वह कोई केवल लपटों का संसार नहीं था। यह एक सामान्य गुप्त क्षेत्र जैसा ही था, बस यहाँ अग्नि तत्व के खजाने और ज्वालामुखियों की संख्या बहुत अधिक थी। आर्यन ने वह नक्शा निकाला जो नीलाभ ने उसे दिया था। उस पर विदेशी ज्वाला का स्थान अंकित था। नीलाभ के अनुसार वह ज्वाला एक अत्यंत दुर्गम स्थान पर थी और अभी तक नक्षत्र रजत ग्रह पर उसके मिलने की कोई खबर नहीं आई थी, जिसका अर्थ था कि वह अब भी वहीं होनी चाहिए। अग्नि तत्व के जीव और साधना का परीक्षण। आर्यन ने दिशा पहचानी और उड़ चला। अभी उसे उड़ते हुए कुछ ही समय हुआ था कि एक विशाल आग का पक्षी उसकी ओर झपटा। प्रजाति अग्निमानस गौरैय फायर स्पिरिट स्पैरो। आध्यात्मिक नाड़ी रजत चंद्र रेडियंट मून। गति प्रतिभा गूढ़ अर्थ। अग्नि प्रतिभा देव स्तर। नखकला रजत चंद्र। ये अग्निमानस जीव गुप्त क्षेत्र के विशेष प्राणी थे। इनका कोई मांस और रक्त का शरीर नहीं होता था, बल्कि ये शुद्ध अग्नि ऊर्जा से बने थे। यदि ये इस क्षेत्र से बाहर निकलते तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता। उस पक्षी को अपनी ओर आता देख आर्यन ने केवल अपनी हथेली आगे बढ़ाई। सुमेरु हथेली। धूम शून्यवाद वॉइड से एक विशाल सुनहरी हथेली प्रकट हुई और उसने उस गौरैय को हवा में ही दबोच लिया। आर्यन ने केवल पौराणिक स्तर की हथेली का उपयोग किया था, फिर भी वह पक्षी एक पल भी नहीं टिक पाया और राख के ढेर में बदल गया। रास्ते में कई अग्निजीवों ने आर्यन पर हमला किया, जिनमें से कुछ तो 9 सितारा सम्राट स्तर के योद्धाओं जितने शक्तिशाली थे, लेकिन आर्यन के एक ही प्रहार के सामने वे सब मिट्टी राख बन रहे थे। ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला और अग्नि दानव फ्लेम डेमन। जल्द ही आर्यन एक विशाल ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला पर पहुंचा। यहाँ हजारों की संख्या में छोटे बड़े ज्वालामुखी थे। ये श्रृंखला लाखों मील तक फैली हुई थी। नीलाभ की बताई हुई विदेशी ज्वाला इन्हीं हजारों ज्वालामुखियों में से एक गुमनाम और छोटे से पहाड़ के भीतर छिपी थी। ये थोड़ा कठिन होगा, मुझे एक एक करके खोजना पड़ेगा, आर्यन ने माथे पर बल देते हुए कहा। हालांकि नीलाभ ने एक धुंधला विवरण दिया था, लेकिन सटीक स्थान का पता नहीं था। सौभाग्य से आर्यन के पास खजाना खोज प्रतिभा ट्रेजर सीकिंग टैलेंट थी। विदेशी ज्वाला भी एक प्रकार का खजाना ही थी। उसने अपनी शक्ति सक्रिय की और एक एक करके ज्वालामुखियों के पास से गुजरने लगा। अचानक एक आकृति आर्यन के सामने प्रकट हुई। वनफा, यह मेरे साधना का स्थान है, कृपया यहाँ से तुरंत चले जाओ। आर्यन ने सामने देखा और तुरंत उस व्यक्ति को पहचान लिया। वह अग्नि दानव फ्लेम डेमन के नाम से प्रसिद्ध महाप्रतिभा थी। वह एक 5 सितारा योद्धा था और नक्षत्र रजत की सूची में 7वें स्थान पर था। अग्निदानव। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। यह उसकी अग्निदानव से पहली मुलाकात थी। चले जाओ यहाँ से, मैं अपनी साधना में कोई व्यवधान नहीं चाहता, अग्निदानव ने आदेशात्मक लहजे में कहा। आर्यन वहां से हिला नहीं। उसे कुछ अजीब लगा। अग्निदानव अग्निकुल का शिष्य था जो नक्षत्र रजत की शीर्ष शक्तियों में से एक थी। उनके कुल का साधना वातावरण इस गुप्त क्षेत्र से कहीं बेहतर था। फिर वह यहाँ एकांत में क्या कर रहा था? क्या इसे भी विदेशी ज्वाला के बारे में पता चल गया है? आर्यन ने सोचा, लेकिन उसे लगा कि सच कुछ और है। उसने स्पष्ट कहा, अग्निदानव क्षमा करें, मैं यहाँ कुछ खोजने आया हूँ और उसे पाए बिना नहीं जाऊंगा। क्या तुम्हें भी अग्निदेव स्फटिक फायर गॉड क्रिस्टल के बारे में पता चल गया? अग्निदानव चौंक गया। असंभव, मैंने इसे अभी कुछ दिन पहले ही खोजा है और किसी को नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता चला? अग्निदेव स्फटिक। आर्यन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई।
उसे विदेशी ज्वाला तो नहीं मिली, लेकिन उससे भी कीमती अग्निदेव स्फटिक का पता चल गया। अपनी गलती का एहसास होते ही अग्निदानव की आंखों में हत्यारी चमक आ गई। वनफा, मैं तुम्हें जाने देने वाला था, लेकिन अब तुमने स्फटिक का नाम सुन लिया है, इसलिए आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अग्निदानव को पूरा विश्वास था कि वह आर्यन को मार देगा। उसकी नज़र में आर्यन केवल एक 3 सितारा योद्धा था जो सूची में 98वें स्थान पर था, जबकि वह स्वयं 7वें स्थान पर था। अंतरिक्ष पतन का कहर। मरो। अग्निदानव एक अग्नि देवता के रूप में बदल गया। उसके हाथ में एक धधकती हुई तलवार थी जिसने आसपास के शून्यवाद को जलाकर काला कर दिया था। उसने पूरी शक्ति से प्रहार किया, लेकिन उसी क्षण आर्यन ने अपनी अंतरिक्ष प्रतिभा को मुक्त किया। अंतरिक्ष पतन, स्पेस कलैप्स। आर्यन के केवल एक विचार मात्र से अग्निदानव के चारों ओर का स्थान कांच की तरह चटकने लगा। देखते ही देखते वह पूरा क्षेत्र ढह गया। अग्निदानव उस टूटते हुए अंतरिक्ष के भंवर में फंस गया। धूम। अग्निदानव के शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली जिसने उसे उस भंवर से बाहर धकेल दिया, लेकिन वह बुरी तरह लहूलुहान हो चुका था। इससे पहले कि वह संभल पाता, एक काली तलवार की चमक उसके सामने आई। सन्न। एक झटके में अग्निदानव की एक बांह कटकर हवा में उड़ गई। वह दर्द से कराह उठा। तुम 3 सितारा योद्धा नहीं हो। अग्निदानव की आवाज में खौफ था। आर्यन की शक्ति किसी 3 सितारा योद्धा जैसी नहीं थी। उसने पलक झपकते ही एक 5 सितारा योद्धा को अधमरा कर दिया था। ये शक्ति केवल एक अद्वितीय महाप्रतिभा 6 स्टार पीयरलेस जीनियस के पास हो सकती थी। भागो। अग्निदानव ने खुद को आग की एक लकीर में बदला और भागने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की प्रेत खड्ग गोस्ट ब्लेड शून्यवाद से प्रकट हुई और उसने अग्निदानव का एक पैर भी काट दिया। परम देव सुमेरु हथेली की शक्ति। अगले ही पल आर्यन ने अपना हाथ उठाया। परम देव सुमेरु हथेली, सुपर गॉड लेवल पाम। आर्यन की हथेली के नीचे का पूरा आकाश जैसे जम गया। ये केवल अंतरिक्ष का ठहराव नहीं था, बल्कि एक संपूर्ण शून्य मंडल वॉइड एनियरिंग रेल्म का निर्माण था। अग्निदानव उस हथेली के दबाव के नीचे दब गया, उसकी हड्डियां चटकने लगीं। वह चाहकर भी अपनी अग्निशक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहा था। वनफा, नहीं महाराज, कृपया मुझे छोड़ दें, मुझे जीवन दान दें। अग्निदानव उस हथेली की कैद में फड़फड़ाते हुए गिड़गिड़ाने लगा। आर्यन ने उसकी ओर ठंडी निगाहों से देखा। अग्निदानव, तुमने मुझे मारने का प्रयास किया था, अब दया की भीख मांगना व्यर्थ है। पहले मुझे उस अग्निदेव स्फटिक के पास ले चलो, फिर देखेंगे कि तुम्हारा क्या करना है। वर्तमान स्थिति। पात स्थिति शक्ति प्रदर्शन। आर्यन अजेय, परम देव सुमेरु हथेली। अंतरिक्ष पतन। अग्निदानव कैद, गंभीर घायल, पराजित 5 सितारा होने के बावजूद।